हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग अपनी सीएमए फाउंडेशन की लॉ की वीडियोस को कंटिन्यू करने वाले हैं और नेक्स्ट यूनिट हमको पढ़ना है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यस, अभी तक हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर लिए हैं? हम लोग सारा बेसिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, हम लोग फ्री कंसेंट कंप्लीट कर लिए हैं, हम लोग क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, हम लोग जो तुम्हारे माइनर्स था, जो तुम्हारा क्या बोलते हैं लुनैटिक पर्सन था, और जो तुम्हारा पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ था, उसके सारे प्रोविजंस हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोगों ने इसके पहले के सारे जो भी कार्यक्रम थे हमने कर लिए हैं और हमको जो नेक्स्ट पढ़ना है वो है हमारा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैं बता रहा हूँ सीएमए फाउंडेशन लॉ में, इवन सीए फाउंडेशन सीएमए फाउंडेशन दोनों के भी लॉ में सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, सबसे इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए इस यूनिट को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से समझ के चलना है। अच्छा, बच्चे मेरे से पूछ रहे थे भैया समझ में नहीं आ रहा है, लर्न क्या करना है और समझना क्या है? तो बेटा मैं तो लॉ में स्टार्टिंग में ही बताया था कि अंडरस्टैंडिंग तो आपको सारी चीजें करनी है, आपको हर प्रोविजन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जितने प्रोविजन लॉ के अंदर आप पढ़ रहे हो सबकी हर प्रोविजन की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। लर्न करने वाली बात है तो आप ऐसे शॉर्ट शॉर्ट में लर्न कर लिया करो। जैसे कि मान लो कोअर्जन है, तो कोअर्जन का मतलब पता कर लो कि कोअर्जन मतलब क्या होता है, कोअर्जन का मीनिंग याद कर लो। डेफिनेशन में थोड़ा सा स्टैटिक रहने की कोशिश किया करो, क्योंकि बेसिकली एग्जाम में जब आप सब्जेक्टिव एग्जाम होता है और आपको लिख के आना होता है, तो एग्जामिनर इंस्टीट्यूट ये प्रेफर करता है और आपको भी ये करना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा लॉ की लैंग्वेज पे लिखो आंसर। तो डेफिनेशन सारी लर्न कर लिया करो, जितनी भी डेफिनेशन है, एग्जाम्पल याद कर लिया करो और उनका इफेक्ट याद कर लीजिए। जैसे कोअर्जन का इफेक्ट क्या है? वॉइडेबल है ना। कोअर्जन का इफेक्ट क्या है? वॉइडेबल है। एंडू इन्फ्लुएंस का क्या है? वॉइडेबल है। तो ऐसे करके उसको याद कर लिया करो बस। मतलब ऐसे नहीं कि पूरा पूरा कंटेंट आपको याद कर लेना, पर थोड़ी सी लॉ की लैंग्वेज आपको याद होनी चाहिए। और वो कैसे करते हैं वो मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि हाउ टू डू थ्योरी सब्जेक्ट, स्पेशली लॉ कैसे याद करते हैं, तो वो तुम वीडियो जाके देख सकते हो। तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमको देखना क्या क्या है, देखो परफॉर्मेंस करेगा कौन, बाय हुम, जॉइंट प्रोमिसर और प्रोमिसी की लायबिलिटी देखना है, राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस देखना है। ठीक है, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस देखना है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस देखना है, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट देखना है, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट देखना है कि पेमेंट जो मिलती है वो कहां कहां एप्रोप्रिएट होती है, मतलब कहां कहां पर जाके वो सेटल होती है। ठीक है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको परफॉर्म करने की आपको आवश्यकता नहीं है, और डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इतनी चीज हमको परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखनी है। और डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के बाद ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। ठीक है, तो ज्यादा वीडियो अब नहीं बची है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, और भैया ये भी बोल रहे थे भैया हर लाइन को आप क्यों हाईलाइट करते हो, तो बेटा ये मैं शॉर्ट नोट्स ही बनाया हूँ, ये मैं शॉर्ट नोट्स ही बनाया हूं, इसीलिए हर चीज हमको पढ़ना जरूरी है। नहीं पता कौन से वर्ड में क्या गेम खेल दे, तो इसीलिए हमको लॉ पूरा पढ़ना पड़ता है। बेयर मतलब आपको पूरा पूरा एक एक शब्द भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज आप अभी से आदत डाल लो, ये तो मैं तुम लोग की अच्छी आदत डलवा रहा हूँ। भाई वो आदत गंदी होगी जो तुमको कोई टीचर 2 लाइन 3 लाइन में एकदम शॉर्ट करके चीजों को दे रहा है, उसको हम समरी बोलते हैं, और वो समरी एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ी जाती है। जब नॉर्मल पढ़ रहे हैं ना रेगुलर, तो हमको हर एक वर्ड हर एक लाइन पढ़नी होती है बुक की। ठीक है, ये आदत अभी से डाल लो। ठीक है, अब शॉर्टकट का जमाना गया, प्रोफेशनल स्टूडेंट बन गए हो। ठीक है, चलो। Every contract creates certain obligation to each of the parties involved in it. When both the parties to the contract fulfill their obligation towards each other, the contract is said to be performed. When both the parties in the contract have performed their obligation, the contract to be said to be discharged by performance. Simple सी बात है। देखो, जो पार्टीज होती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, दोनों की कोई ना कोई ऑब्लिगेशन होती है। जैसे मैं तुमको बोला मैं तुमको लॉ पढ़ाऊंगा, तुम मेरे को बोले कि तुम मेरे को फीस दोगे, तो मेरी ऑब्लिगेशन क्या है? पढ़ाना। तुम्हारी ऑब्लिगेशन क्या है? फीस देना। तो वही बोल रहा है, व्हेन बोथ द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स ईच अदर, द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी परफॉर्म। तो सिंपल सी बात है, जब दोनों पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन को कंप्लीट कर दे, तुम मेरे को फीस दे दो, मैं तुमको लॉ पढ़ा के तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट कर दूं, तो इसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्म्ड। और व्हेन बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैव परफॉर्म्ड देयर ऑब्लिगेशन, और दोनों पार्टी जो है अपनी जो ऑब्लिगेशन है उसको परफॉर्म कर दे, तो बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। तो सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज हुआ? बाय परफॉर्मेंस। अब तुम ये सोच रहे हो भैया तो अगर परफॉर्मेंस से डिस्चार्ज हुआ है तो इसका मतलब और भी तरीके डिस्चार्ज होने के कॉन्ट्रैक्ट? यस, कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक तरीका है बाय परफॉर्मेंस। मतलब मैं लॉ पढ़ा दिया तो मैंने अपनी परफॉर्मेंस कर दी, तुमने मेरे को पैसा दे दिया तो तुमने अपनी परफॉर्मेंस कर दी, दोनों की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। तो ये हुआ डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। और भी तरीके होते हैं डिस्चार्ज करने के कॉन्ट्रैक्ट को, वो हम कब पढ़ेंगे? आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो सबसे पहले सेक्शन 37 सेक्शन याद कर रहे हैं भैया? नहीं, सेक्शन आपको याद नहीं करना है, वो सेक्शन 2 जो थे डेफिनेशन वाले, बस वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे सेक्शन आपके फाउंडेशन लेवल में कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप सारे सेक्शन याद रखो, पर यहां पर ये याद रखो कि ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ने वाले। तो देखो, the parties to a contract must either perform or offer to perform their respective promise unless such performance is dispensed with or excused under the provisions of this act or of any other law। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट होती है उनको इधर अपना जो ऑब्लिगेशन है, जो उनका काम है,
वो उनको परफॉर्म कर देना है या उनको ऑफर टू परफॉर्म करना है, समझे? ऑफर टू परफॉर्म मतलब या तो मैं तुमको लॉ पढ़ा दूं, या तो मैं तुमको लॉ पढ़ा दूं, है ना, आई एम गोइंग टू कंप्लीट माई सिलेबस ऑफ लॉ, ईदर आई एम गोइंग टू ऑफर यू कि चलो लॉ पढ़ते हैं, चलो लॉ पढ़ते हैं। तो पहली सिचुएशन में मैंने पढ़ा दिया, सेकंड सिचुएशन में मैं पढ़ाने के लिए तुमको ऑफर कर रहा हूं। अब तुम लोग ये वाला तो लॉजिक तुम समझ गए होगे कि हाँ भैया आपकी ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो गई, आप हमको लॉ पढ़ा दिए, पर भैया आप ऑफर कर रहे हो, उससे कैसे ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो गई? तो मैं बोला कि जैसे मान लो मैं तुमको बोला कि भैया चलो ना लॉ पढ़ते हैं, तो तुम बोले नहीं भैया कल से पढ़ेंगे। मैं कल बोला भैया चलो लॉ चालू करते हैं, नहीं भैया कल से पढ़ेंगे। मैं बोला नेक्स्ट डे फिर से चलो ना लॉ चालू करते हैं, नेक्स्ट डे चालू करेंगे। तो मैं तुमको मल्टीपल टाइम्स ऑफर कर चुका हूं कि चलो लॉ पढ़ लेते, तुम लोग टालते जा रहे हो कि नहीं तुम लोग प्रॉमिस ही हो, मैं प्रॉमिसर हूं, है ना, कि तुम टालते जा रहे हो कि नहीं हम बाद में पढ़ेंगे। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तुम्हारा एग्जाम आ गया, अब एग्जाम आ गया तब तुम बोल रहे हो कि भैया आप तो हमको लॉ पढ़ाए नहीं, हम जा रहे कोर्ट में केस करेंगे कि आप पैसा ले लिए लॉ नहीं पढ़ाए। अब कोर्ट केस कौन जीतेगा बताओ? कौन जीतेगा? मैं जीतूंगा। पूछो कैसे? क्योंकि मैंने तुमको ऑफर टू परफॉर्म किया था, मैंने तुमको ऑफर टू परफॉर्म, तुम एक्सेप्टेंस नहीं लिए, वो तुम्हारी गलती। मैंने तो ऑफर किया था ना परफॉर्मेंस के लिए, मैंने तो बोला था ना कि हाँ मैं परफॉर्म कर रहा हूं, तुमने एक्सेप्टेंस नहीं ली, तो तुम्हारी गलती। तो मैं कोर्ट केस जीत जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऑफर किया था, तुमने परफॉर्मेंस ले ली, तो तुम्हारी गलती। ठीक है, तो देखो वही बात यहां पर बोल रहा है, ईदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके रखा है। दूसरा, promises bind the representative of the promisor in case of death of the such promisor before performance unless a contrary intention appear from the contract। तो क्या बोल रहा है? promises bind कर देती है representative of the promisor। देखो जैसे मान लो, अब देखो यहां पर भी केस होगा ना, जैसे मान लो मैं किराने वाला हूं, ठीक है, मैं दो एग्जांपल लेने वाला हूं यहां पर। आई एम अ जनरल स्टोर मैन, ठीक है, मैं किराने वाला हूं, ठीक है। अब मेरा तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तुम आए बोले भैया ये लो लिस्ट, 1 किलो राइस, 1 किलो व्हीट, ठीक है, 1 पैकेट सॉल्ट, इतना चीज आप मेरे को घर में पहुंचा देना और ये लो एडवांस रुपीज मैंने दे दिया। ठीक है, उसने दे दिया और चले गया। अब मेरी कोरोना वायरस से डेथ हो गई, ये देखो मैं जनरल स्टोर का मालिक हूँ, कोरोना वायरस के कारण जनरल स्टोर वाले की क्या हो गई? डेथ हो गई। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या इस बंदे को इसका 1 किलो राइस, 1 किलो व्हीट, 1 किलो सॉल्ट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भैया मिलना चाहिए यार, पैसा देके गया है। यस मिलना चाहिए। तो इसका जो बेटा पोता मतलब भाई भाई कोई भी होगा, वो जो अब जो इसके बाद जो जनरल स्टोर चलाने वाला होगा, वो इसको डिलीवरी देगा, वो इसको डिलीवरी देगा। किस चीज की डिलीवरी देगा? इन सारी चीजों की। क्यों? क्योंकि वो बंदा, इस बंदे का कौन होगा? रिप्रेजेंटेटिव होगा। कौन होगा? रिप्रेजेंटेटिव होगा। वो बंदा इस बंदे का क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव होगा। समझ में आई बात? तो ये देखो, प्रोमिसेस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसर इन केस ऑफ डेथ ऑफ सच प्रोमिसर। ठीक है, पर एक सिचुएशन में ये चीज अराइज नहीं होगी। भैया कौन सी सिचुएशन? तुम लोग खुद दिमाग लगा सकते हो। इन केस ऑफ पर्सनल जो टैलेंट होता है, पर्सनल जो स्किल्स होता है, उसके केस में। जैसे मान लो कि मैं ड्राइंग अच्छी बनाता हूं, और मैं लिटरली ड्राइंग अच्छी बनाता हूं, ठीक है, मेरे बहुत सारे अवार्ड्स है ड्राइंग के, तुम लोग को किसी दिन दिखाया जाएगा। तो मैं ड्राइंग अच्छी बनाता हूं। अब मान लो मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपकी ड्राइंग बना दूंगा, और उनसे मैंने एडवांस से पैसा ले लिया, ठीक है। अब मान लो मेरी तबीयत खराब हो गई, या इन केस ऑफ डेथ और इंसैनिटी, इन एनी अदर केस, एनी केस, कि मैं इसको परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, तो इस सिचुएशन में मेरा रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्मेंस नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि मेरे जरूरी थोड़ी मेरे रिप्रेजेंटेटिव को भी ड्राइंग बनानी आती हो। समझ रहे हो? मतलब इन केस ऑफ पर्सनल स्किल्स एंड टैलेंट, उस सिचुएशन में हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो है हमारा वर्क नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो हमारी पर्सनल स्किल्स था, सामने वाली पार्टी को हमारी स्किल चाहिए थी, सामने वाली पार्टी को हमारी स्किल, हमारी टैलेंट चाहिए थी, है ना। तो इस सिचुएशन में ये चीज पॉसिबल नहीं होती कि रिप्रेजेंटेटिव क्या है? परफॉर्म कर सके। तो देखो, A promises to deliver goods to B on a certain day on payment of 1000. A dies before day. A representative are bound to deliver the goods to B. B is bound to pay 1000 to A's representative. तो देखो वही बात यहां पर बोल रहा है, एक सेकंड रुकना, बहुत सर्दी है मेरे को। चलो देखो, तो यहां पर वही बात बोल रहा है कि ए ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं तेरे को गुड्स डिलीवर करूंगा। ए की डेथ हो गई, तो ए का रिप्रेजेंटेटिव अब बी को गुड्स डिलीवर करेगा और बी 1000 की पेमेंट कर देगा। ठीक है। A promised to paint a picture of B for a certain day at a certain day. A dies before the day. The contract cannot be enforced either by A's representative or by B. सिंपल सी बात है, A ने प्रॉमिस किया B को कि मैं सर्टेन डेट को तेरी पेंटिंग बना के दूंगा। A की डेथ हो गई बिफोर सर्टेन डेट, मतलब उस दिन के पहले A की क्या हो गई? डेथ हो गई।
तो अब ना ए का रिप्रेजेंटेटिव और ना बी, दोनों भी कॉन्ट्रैक्ट को बाउंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये पर्सनल स्किल्स और टैलेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेक्शन 38 बोल रहा है इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। सिंपल सी बात है, अगर मैंने तुमको ऑफर किया कि चलो ना यार मेरे को तुमको लॉ पढ़ाना है, तुम्हारा एग्जाम पास आ रहा है, ठीक है, और तुम रिफ्यूज कर रहे हो कि नहीं हमको नहीं पढ़ना है, अभी हमको अभी नहीं पढ़ना है, तो उसका इफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पे क्या पड़ेगा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, पहले मैं तुमको एग्जांपल देके भूमिका बना लेता हूं, फिर मैं रीडिंग करता हूं, फिर उस रीडिंग का मैं तुमको हिंदी में मीनिंग बताता हूं, तो उससे क्या होता है तुमको वर्ड्स भी समझ में आते हैं, जो लॉ में लिखे हुए वर्ड्स है, जो टेक्निकल वर्ड्स है वो भी तुमको क्लियर होते हैं। देखो, where a promiser has made an offer of performance to the promisee। ठीक है, देखो लाइन ध्यान से पढ़ना, प्रोमिसर ने ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस किया प्रोमिसी को, एंड द ऑफर हैज बीन एक्सेप्टेड, ठीक है, हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड, और ऑफर क्या हुआ, एक्सेप्ट नहीं किया गया है बाय प्रोमिसी। मतलब प्रोमिसर ने ऑफर किया कि मैं परफॉर्मेंस करना चाहता हूं, पर प्रोमिसी एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस नॉर डज ही देयरबाय लूज हिज राइट अंडर कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका कंक्लूजन क्या है, सिंपल सा, प्रोमिसर अब रिस्पॉन्सिबल नहीं है नॉन परफॉर्मेंस के लिए, अब प्रोमिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है नॉन परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, जैसे मैंने तुमको ऑफर किया, एक बार, दो बार, 10 बार ऑफर किया कि भैया लॉ पढ़ लो एग्जाम आ रहा है पढ़ लो, तुम लोग बार बार मना कर रहे हो नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, अब तुम लोग आके बोले सर अब लॉ पढ़ा दो, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, मैं चाहूं तो मैं अब नॉन परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, मैं सीधा अपने हाथ खड़े कर सकता हूं, मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं जब फ्री था तब तुम लोग पढ़ नहीं रहे थे मेरे से। ठीक है, और इसमें एक और चीज है कि मैं अपने राइट्स भी लूज नहीं करूंगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। राइट्स मतलब जो मेरा राइट है कि मैं तुम लोग से पैसा लूंगा लॉ पढ़ाने का जो पैसा लूंगा ना, वो राइट भी मैं लूज नहीं करूंगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो दोनों चीजें क्यों, क्योंकि मेरी गलती है ही नहीं, गलती तुम्हारी है तो तुम भुगतोगे, गलती किसकी है, तुम्हारी है ना, तो तुम भुगतोगे इस चीज को। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशंस है, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस के कुछ कंडीशंस है। तो देखो, एवरी सच ऑफर मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, तो पहला कंडीशन अनकंडीशनल होना चाहिए, दूसरा प्रॉपर टाइम और प्लेस में होना चाहिए, और तीसरा promisee must have reasonable opportunity of seeing that the things offered in the things where the promiser is bound by the promises to deliver। तो तीन कंडीशन होनी चाहिए, पहला कि वो अनकंडीशनल ऑफर होना चाहिए, अनकंडीशनल ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। मतलब अगर मैं कोई कंडीशन लगा के दे रहा हूँ, ठीक है, कोई कंडीशन लगा के, तो ऑफकोर्स ही बात है तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे। कंडीशन क्या है, जैसे एग्जाम्पल हम लोग अपना लॉ वाले ही लेते हैं, तो मैंने तुमको बोला कि चलो तुमको लॉ पढ़ा दूंगा, एक सेकंड रुक रहा, हाँ चलो मैंने तुमको ऑफर दिया कि मैं तुमको लॉ पढ़ा दूंगा, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि अगर मैं तुमको लॉ पढ़ाया, ठीक है, तो तुम क्या कंडीशन में बोल सकता हूँ, तुम अपना क्या बोलते हैं वो नहीं करोगे, फोन यूज नहीं करोगे। ठीक है, मैं जिस जिस दिन तुमको लॉ पढ़ा रहा हूँ तुम उस दिन अपना फोन यूज नहीं करोगे। तुम बोलोगे ये क्या बात हुई भैया, फोन में मेरी क्लास है, फोन में मेरे पीडीएफ है बुक के, मेरी बुक नहीं आई इंस्टीट्यूट से, मैं फोन से पढ़ रहा हूँ। मैं बोला नहीं 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 नहीं, अगर लॉ पढ़ना है तो फोन नहीं यूज करना, एकदम बेढंगा सा। देखो कंडीशन लगा दे रहा हूं, देखो कुछ सुन नहीं रहे तो यही मान लेते हैं, पर कंडीशन लग रही, इतना समझ जाओ, तो इतना समझ जाओ कंडीशन लग रही है। कंडीशन ये लग रही है लॉ पढ़ाऊंगा तो फोन नहीं यूज करना, लॉ पढ़ाऊंगा तो पूरे दिन, जिस दिन लॉ की क्लास है उस दिन पूरे दिन 24 घंटा फोन नहीं यूज करना, एकदम इनप्रैक्टिकल लग रहा है ना, तो दैट इज अनकंडीशनल होना चाहिए भैया, कोई कंडीशन नहीं लगी होनी चाहिए। ठीक है, जो तुम ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस कर रहे हो ना उसमें कोई कंडीशन नहीं लगी होनी चाहिए। दूसरा प्रॉपर टाइम और प्लेस होना चाहिए। अब मैं तुमको बोला मैं तुमको लॉ पढ़ाऊंगा रात को 3 बजे कंपनी गार्डन में, कंपनी गार्डन में रात को मैं 3 बजे तुमको लॉ पढ़ाऊंगा। चलो बताओ क्या प्रॉपर टाइम है, नहीं, क्या प्रॉपर प्लेस है, नहीं, दोनों भी नहीं है, ना प्रॉपर टाइम है ना प्रॉपर प्लेस है, तो ये भी क्या है, ये भी इनवैलिड माना जाएगा, इसको भी ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि तुम गलत जगह पे कर रहे हो। इसका एग्जांपल अगर बिजनेस से रिलेटेड ले, अगर बिजनेस से रिलेटेड ले, तो देखो जैसे कि मैं बोला कि मैं तुमको गुड्स डिलीवर कर दूंगा, बेसिकली गुड्स डिलीवरी का ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो मैंने बोला सामने वाले पार्टी को कि मैं तुमको गुड्स डिलीवर कर दूंगा, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि मैं तुमको जब गुड्स डिलीवर करूंगा तो तुमको मेरे को रिटर्न में कुछ तो भी देना पड़ेगा, अपने गुड्स तुमको मेरे ट्रक में लोड कर देना। भैया ये क्या कंडीशन है, मैं तेरे को पैसा देने के लिए बोला हूं ना, तो ये क्या कंडीशन है। या फिर मेरे ड्राइवर को तुमको अपने पास 3 दिन रखना पड़ेगा, ठीक है, गुड्स डिलीवरी करने, वो तुम्हारे शहर में आ रहा है, तो कुछ ना कुछ उल्टी सीधी कंडीशन लगा दे रहा हूं, कुछ ना कुछ मतलब कंडीशन में उसके एफिक्स कर दे रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज गलत हो जाएगी, कंडीशन में एफिक्स नहीं कर सकता। दूसरा, मैं रात को 3 बजे डिलीवरी देने आया, वो भी उसके घर में, गोडाउन में नहीं। देखो सामान कहाँ रखा था, गोडाउन में भैया, वेयर हाउस में, वेयर हाउस में सामान रखा था, मैं उसके घर पहुंच गया, रात को 3 बजे पहुंच गया, ना प्रॉपर टाइम है ना प्रॉपर प्लेस है। एक तो रात को 3 बजे पहुंचा, दूसरी बात उसके घर में पहुंच गया, तो इसको भी ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, और तीसरा, promisee must have a reasonable opportunity of seeing that the thing offered is the thing which the promiser is bound by his promises to deliver। और promisee के पास राइट होना चाहिए कि जो गुड्स आए हैं उसको वो चेक कर ले।
ठीक है, जो गुड्स डिलीवरी होने के लिए आए हैं उनको वो चेक करने का, उनको उसको रीजनेबल मौका मिलना चाहिए कि सारे गुड्स की क्वांटिटी, क्वालिटी, एवरीथिंग इज लाइक द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में वो हुआ था, एग्री हुआ था, जो एग्रीमेंट विच इज कंसिडर्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, वैसा ही सेम टू सेम क्वालिटी, क्वांटिटी होना चाहिए गुड्स का, तो उसको रीजनेबल राइट मिलना चाहिए ये चीज चेक करने का। तो ये तीन चीज होगी तभी माना जाएगा कि एक वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस हुआ है। ठीक है, एक वैलिड ऑफर परफॉर्मेंस हुआ है, ये तीन चीज होगी तभी माना जाएगा। पहला अनकंडीशनल होना चाहिए, दूसरा प्रॉपर टाइम और प्लेस में होना चाहिए, और तीसरा प्रॉमिसी के पास राइट होना चाहिए कि वो चेक कर ले जो गुड्स आए हैं वो एज पर द एग्रीमेंट है कि नहीं, जो गुड्स आए हैं उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, बाकी सारी चीजें एज पर द एग्रीमेंट है कि नहीं। तो ये तीन चीज होगी तभी ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, ये तीन चीज नहीं होगी, ठीक है, मतलब ये तीन चीज सेटिस्फाई होगी बेसिकली, तभी माना जाएगा कि एक प्रॉपर ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस हुआ है। क्लियर हुई क्या बात? यस। एग्जांपल देखो, A contract to deliver B at his warehouse on 1st March 2014 saw bales of cotton of a particular quality. In order to make an offer of performance with the effect stated in this section, A must bring the cotton to B's warehouse on the appointed date. तो पहला कंडीशन क्या है? अपॉइंटेड डेट, यानी 1 मार्च को लाना है। दूसरा, अंडर सच सर्कमस्टेंसेस वेयर B has the reasonable opportunity satisfying himself that the thing of the cotton of the quality contracted for and that of, और ऐसी सिचुएशन में लाना है जहां पर B जो है वो थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करा पाए, जहां पर वो क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ द 100 बेल्स ऑफ कॉटन बॉल चेक कर सके। तो सिंपल शब्दों में वही बोल रहा है कि जो ऊपर तीनों चीजें लिखी हो सेटिस्फाई हुई तो वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली। अब यहां पर देखो, अब यहां पर पार्टी रिफ्यूज कर दे रही है, रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली, कि मैं परफॉर्मेंस ही नहीं दूंगी, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? देखो सेक्शन 39 डिस्क्राइब करता है, when a party to a contract has refused to perform or disabled himself from performing his promise in its entirely, the promisee may put an end to the contract unless he has signed by words or by contact his acceptance in his continuity। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं अगर क्या बोलते हैं तुमको बोला कि मैं तुमको लॉ पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं तुमको बोला कि मैं तुमको लॉ पढ़ाऊंगा, अब मान लो 5 6 7 दिन 8 दिन हमारी लॉ की क्लास बहुत जोरदार चली, एकदम मजा ही आ गया, बहुत जोरदार लॉ की क्लास चली, उसके बाद मैं आना बंद कर दिया पढ़ाने के लिए। ठीक है, मैं तुमको होम ट्यूशन पढ़ाता था, मान लो मैं तुमको घर में आके पढ़ाता था, मैं आना ही बंद कर दिया उसके बाद, ठीक है, तो मैं 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन नहीं आ रहा हूं, तुम मेरे को कॉल कर रहे हो, मैं कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा हूं, मैं कॉल भी नहीं रिसीव कर रहा हूं, मैं आ भी नहीं रहा हूं। ठीक है, अचानक से 1 हफ्ते बाद मैं फिर से आना चालू कर दिया। अब यहां पर जब मैं फिर से आना चालू किया तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, पहला कि तुम बोल सकते हो सर अब हम आपसे नहीं पढ़ना चाहते, सर अब हम आपसे नहीं पढ़ना चाहते, तुम रिफ्यूज कर सकते हो। दूसरा, तुम बाय कंडक्ट और बाय वर्ड्स मतलब अच्छा सर आप आगे आइए सर चलो कंटिन्यू करते हैं हम, तो ये क्या किए तुम बाय वर्ड्स और बाय कंडक्ट, मैं आया पढ़ाना चालू कर दिया, तुमने भी कुछ नहीं बोला मैंने भी कुछ नहीं बोला, हम डिस्कस ही नहीं किए, जो पिछले 1 हफ्ते में नहीं आ रहा था ना उसके बारे में कुछ डिस्कशन ही किया, मैं आया मैं पढ़ाना चालू कर दिया, तुम भी बैठे तुम पढ़ना चालू कर दिए, तो तुम बाय कंडक्ट या बाय वर्ड एक्सेप्ट कर दिए कि हाँ सर आप कंटिन्यू करो हमको पढ़ाना, हाँ सर आप 1 हफ्ते की छुट्टी में तो कोई दिक्कत नहीं, आप कंटिन्यू करो हमको पढ़ाना, तो आप या तो बाय वर्ड्स कि हाँ सर आइए चलो कंटिन्यू करते हैं, या बाय कंडक्ट कुछ बोले नहीं सीधा जाके पढ़ने बैठ गए मेरे साथ, मेरे को दिखा दोगे कि तुम चाहते हो कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंटिन्यू हो जाए, ये देखो एक्सेप्टेंस इन कंटिन्यूएंसी। ठीक है, तो उस सिचुएशन में तुम कंटिन्यू भी कर सकते हो। तो क्या है, अगर प्रोमिसर, आई एम गोइंग टू समराइज, अगर प्रोमिसर इज नॉट परफॉर्मिंग, प्रोमिसर नॉन परफॉर्मेंस लिख लो, नॉन परफॉर्मेंस, 2 सिचुएशन अराइज होगी, आइदर यू कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, ये देसी भाषा है ना, देसी भाषा, कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, और बाय वर्ड्स बाय कंडक्ट एक्सेप्ट द कंटिन्यूएंसी। ठीक है, कंटिन्यूएंसी तुम एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए। तो ये है इस चीज का वो कि अगर प्रोमिसर रिफ्यूज कर दे, रिफ्यूजर ऑफ पार्टी टू परफॉर्म, अगर प्रोमिसर रिफ्यूज कर दे तो आइदर यू कैन पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट और यू कैन कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट बाय वर्ड्स और बाय कंडक्ट। समझ गए? तो यही कंक्लूजन है। क्लियर हुई क्या बात? अब देखो, एक सिंगर है, एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी द मैनेजर ऑफ अ थिएटर to sing at his theater 2 nights in every week during the next 2 months. B engaged to pay her 100 rupees for each night performance. On 6th day, A willfully absent herself from the theater. B is at liberty to put an end to the contract.
सिंपल सी बात है कि ए, देखो वही वाला केस है कि ए एक सिंगर है, बी ने उसको हायर किया अपने थिएटर में हर हफ्ते 2 बार गाना गाने के लिए, हर हफ्ते 2 बार गाना गाने के लिए, ठीक है। आने वाले 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था ये, 2 महीने के लिए एटलीस्ट जो है ए ही गाने वाली थी, ठीक है। अब ए विलफुली थिएटर में आना बंद कर दी, ठीक है, एब्सेंट हरसेल्फ फ्रॉम द थिएटर, ठीक है। तो अब बी के पास लिबर्टी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है, या फिर फ्यूचर में हो सकता है ए फिर से आना चालू कर दे। तो उस सिचुएशन में बी या तो बोल सकता है रहन दो दीदी, अब मत गाओ, आप आते हो कभी, आप नहीं आते हो, अब रहन दो, खत्म करो कॉन्ट्रैक्ट। या फिर वो ये बोल सकता है ठीक है चलो कंटिन्यू करो, या फिर वो कुछ भी नहीं बोल सकता है, वो सीधा जाके गाना गाने लगी और बी वहां पर कुछ नहीं बोला, तो बाय कंडक्ट उसने एक्सेप्ट कर लिया इस बात को, ठीक है। तो बाय कंडक्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस बाय हुम प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म, ठीक है, पर्सन बाय हुम प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म। तो देखो वह व्यक्ति जिसके द्वारा प्रॉमिस जो है वो परफॉर्म होगा, सेक्शन 40 डिफाइन करता है। इफ इट अपीयर्स फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस दैट इट वाज द इंटेंशन ऑफ द पार्टी टू एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट एनी प्रॉमिस कंटेन्ड इन इट should be performed by the promiser himself, such promise must be performed by the promiser। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट के कुछ चीजों में ऐसा दिख रहा है या कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बनाया गया है जिसमें ये पता चल रहा है कि जो परफॉर्मेंस है वो प्रोमिसर ही करेगा, परफॉर्मेंस जो है वो प्रोमिसर के द्वारा ही होनी चाहिए, जैसे पेंटिंग ड्राइंग का है ना, जैसे डिजाइनिंग का, ठीक है, ये सब चीजों का। जैसे हम लोग कॉस्ट शीट में क्या पढ़े थे, ड्राइंग पढ़े थे, ड्राइंग बनती है प्रोडक्ट की ड्राइंग, तो उसमें दिख रहा है कि जब कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ हुआ है वही प्रोमिसरी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा, प्रोमिसरी। तो सिचुएशन में प्रोमिसरी इज बाउंड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो वही लाइन यहां तक लिखी हुई है, यहां से यहां तक प्रोमिसर जो है वो खुद ही परफॉर्म करेगा। इन अदर केसेस द प्रोमिसर और रिप्रेजेंटेटिव में एम्प्लॉय अ कॉम्पिटेंट पर्सन टू परफॉर्म इट। और अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कोई और भी, जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्टर वाला होता है, तो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो जो घर का मालिक है, जैसे मान लो तुमको अपना घर बनवाना है, तो तुम एक कॉन्ट्रैक्टर को बुलाओगे, बोलोगे मेरे को 2 BHK एक नंबर मस्त घर बना के दो, मजा आ जाए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर बोला ओके। अब एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्टर खुद बनाएगा घर? नहीं, अब कॉन्ट्रैक्टर बंदे हायर करके लाएगा। अब कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, बंदों को पकड़ पकड़ के लाएगा घर बनाने के लिए, समझे। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्टर या उसका रिप्रेजेंटेटिव, उसका चेला होगा, ठीक है, उसका कॉन्ट्रैक्टर का एजेंट होगा, उन लोगों को पकड़ पकड़ के लाएंगे, काम करवाएंगे, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन जहां पर जो है वो पर्सनल स्किल्स और टैलेंट वाली बात है, जहां पर प्रोमिसर को खुद ही परफॉर्म करना है, वहां पर प्रोमिसर खुद परफॉर्म करेगा। और जहां पर ऐसा सिचुएशन नहीं है, वहां पर उन लोग किसी भी आदमी को हायर कर सकते हैं, employ a competent person to perform it, ठीक है। देखो, A promises to pay B a sum of money, A may perform this promise either by personally paying the money to B or by causing it to be paid by B another, and if A dies before time appointed payment, his representative must perform the promise or employ a person to perform it। देखो इस सिचुएशन में वही बोल रहा है कि A ने प्रॉमिस किया टू पे B a sum of money, तो अगर A की डेथ हो गई, पहली बात तो A खुद भी पैसा दे सकता है, और दूसरी बात A किसी को बोल सकता है, A C को बोल सकता है जाना B को पैसा दिया तो मेरा, ठीक है। ये देखो मेरे को जैसे किसी को पैसा देना है, देखो मेरे पास 10 रुपए पड़ा है, ठीक है, ये देखो 10 रुपए है मेरे पास, ठीक है। तो अब ये 10 रुपए मेरे को किसी बी को देना था, तो मैं सी को बोलूंगा जा तो बी को 10 रुपए दिया, ठीक है, ऐसा कर सकता हूं। या फिर अगर ए की डेथ हो गई, अगर ए की डेथ हो गई तो ए का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बोल सकता है किसी को, या वो खुद भी जाके दे सकता है। तो वही बात है, ये मतलब ऐसा कोई बात नहीं है, पैसा देने वाली बात क्या, पैसा तो कोई भी दे भाई, आदमी को पैसा लेने से मतलब देने वाला कोई भी हो, ठीक है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पार्टी, सेक्शन 41। तो अगर आप किसी थर्ड पार्टी का परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ले रहे हो तो उसका क्या इफेक्ट होगा आपके ऊपर, किसके ऊपर, प्रोमिसी के ऊपर। मान लो प्रोमिसर ने किसी थर्ड पार्टी को अपॉइंट किया है परफॉर्मेंस के लिए, और वो थर्ड पार्टी प्रोमिसी के पास गया और परफॉर्मेंस चालू कर दिया, परफॉर्मेंस करना चालू कर दिया, उसमें प्रोमिसी कुछ नहीं बोला, क्यों, क्योंकि प्रोमिसी को तो काम कराने से मतलब है, कोई भी कर रहा हो, चाहे प्रोमिसर खुद कर रहा हो चाहे थर्ड पार्टी कर रही हो, प्रोमिसी को तो काम करवाने से मतलब है। जैसे मेरे को मेरे घर में पेंट करवाना है, मेरे रूम में मेरे को पेंट करवाना है, तो मैं पेंटर को बुलाया, मैं बोला भैया पेंट करना है, बोला ओके कल से चालू हो जाएगा, पर अगले दिन पेंटर खुद नहीं आया, वो अपने बेटे को भेज दिया पेंट करने के लिए। मेरे को क्या मतलब, मेरे को पेंट कराने से मतलब वो किसी को भी भेजे, ठीक है। तो उसका इफेक्ट क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट में, ये देख लो। when a promisee accept performance of the promiser from third party, तो जब promisee किसी थर्ड पार्टी की परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करता है, he cannot afterward enforce it against the promiser। तो बाद में वो प्रोमिसर को क्लेम नहीं कर सकता कि भाई तू क्यों थर्ड पार्टी से करवाया, तेरे से किया था ना कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट किससे किया था, तेरे से किया था ना, थर्ड पार्टी क्यों आई बीच में, थर्ड पार्टी से नहीं करना था, मेरे को तू करके दे, अब मैं नहीं जानता तू करके दे, ऐसा वो नहीं कर सकता, ऐसा प्रोमिसी नहीं कर सकता। बाद में वो कैन नॉट आफ्टरवर्ड एनफोर्स इट अगेंस्ट प्रोमिसर। क्यों, तू एक्सेप्ट क्यों किया, अगर तेरे को मान लेते चल तेरे को प्रोमिसर, जैसे मेरे को जिससे मैं कॉन्ट्रैक्ट में आया था, जो पेंटर से मैं कॉन्ट्रैक्ट में आया था, मेरे को उसी से पेंट करवाना था, मेरी इच्छा उसी, तो मेरे को जिस दिन उसका बेटा है उसी दिन मना कर देना था कि नहीं नहीं जा अपने पापा को भेज, मैं उसी से करवाऊंगा, फिनिशिंग अच्छी है,
ऐसा कर देना था। पर जब मैं जब उसके बेटे का परफॉर्मेंस में एक्सेप्ट कर लिया तो अब मैं एनफोर्स नहीं कर सकता, मेरी गलती, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, बात खत्म। यहां पर देखो सेक्शन का नाम ही एक्सेप्टिंग है, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो मेरी गलती भैया, अब मैं एनफोर्स नहीं कर सकता। क्लियर हुई क्या बात इतनी? चलो चलो आगे देखो। नेक्स्ट है तुम्हारा डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी सेक्शन 42। सेक्शन 42 डिफाइन करता है जॉइंट लायबिलिटी के बारे में। जॉइंट लायबिलिटी क्या होती है? जॉइंट लायबिलिटी का पहले मतलब समझो। जैसे ए, बी और सी तीनों मिलके डी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए, डी के साथ, ठीक है, तीनों मिलके किए ना। मतलब जैसे मान लो डी को अपना घर बनवाना था, ए जो है वो आर्किटेक्ट है, बी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, और सी जो है वो सप्लायर है, ठीक है, माल सप्लाई करते हैं ना, वो सप्लायर है। तो तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके किए ना काम। मतलब डी अलग अलग नहीं गया था, डी एक जन के पास गया था, वो तीनों वहीं पर बैठे हुए थे। तो तीनों क्या किए? ज्वाइंट प्रॉमिस किए। किसको? डी को ज्वाइंट प्रॉमिस किए। तो इस सिचुएशन में क्या सीन बनता है तो पहले पढ़ लेते, फिर समझाया जाएगा तुमको। तो देखो, when two or more person have made a joint promise, then unless a contrary intention appear by the contract, all such person during their joint life and after the death of any of them, his representative jointly with the survivor or survivor, and after the death of the last survivor, the representative of all jointly must fulfill the promise. तो जब देखो, जब तक कॉन्ट्रैक्ट में इंटेंशनली ये चीज लिखा ना गया हो, इंटेंशनली लिखा गया हो, देखो कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज लिख दी गई वो चीज तो हम लोग ब्लाइंडली फॉलो कर देते हैं, एक्सेप्ट वो इलीगल नहीं होनी चाहिए। लीगल बाउंड्री में रहकर कॉन्ट्रैक्ट में जो भी एग्रीमेंट्स हो सारी चीजें एक्सेप्टेबल है। पर अगर नहीं हो तो उस सिचुएशन में ए बी सी जो है वो जॉइंटली लायबल है। ए बी और सी जॉइंटली लायबल है, ठीक है, किसको? डी को जॉइंटली लायबल टू परफॉर्म फॉर डी। डी के लिए आपको ज्वाइंटली लायबल हो कि आपको डी के लिए ज्वाइंटली क्या करना है? परफॉर्म करना है। अब मान लो ए की डेथ हो गई, मान लो ए की डेथ हो गई, तो अब इस सिचुएशन में ए का रिप्रेजेंटेटिव, ए का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो प्लस बी और सी, मतलब ए का रिप्रेजेंटेटिव प्लस बी प्लस सी अब ज्वाइंटली लायबल है डी को। मान लो बी की भी डेथ हो गई, बी की भी डेथ हो गई, तो अब बी का रिप्रेजेंटेटिव, अब बी का रिप्रेजेंटेटिव सी के साथ, मतलब ए का रिप्रेजेंटेटिव, बी का रिप्रेजेंटेटिव प्लस सी, ये तीनों लायबल है डी को। मान लो सी की भी डेथ हो गई, तो अब ए का रिप्रेजेंटेटिव, बी का रिप्रेजेंटेटिव और सी का रिप्रेजेंटेटिव तीनों भी लायबल हैं डी को, ठीक है। मतलब इस बात को तुम समझो कि मान लो ए बी सी ज्वाइंटली प्रॉमिस किए डी को, तो अब अगर इनमें से किसी की भी डेथ हो गई या सबकी डेथ हो गई या किसी दो की डेथ हो गई, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव जो सर्वाइवर है, सर्वाइवर कौन है? बी और सी सर्वाइवर थे, एक बार सी सर्वाइवर था, एक बार तीनों की डेथ हो गई, तो जो सर्वाइवर है उन लोगों के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करवाएंगे, उन लोगों के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करवाएंगे। समझ में आई बात? तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है कि देखो, जब दो या दो से अधिक लोग, दो या दो से अधिक, व्हेन टू और मोर पर्सन हैड मेड अ जॉइंट प्रॉमिस, तो जब तक कॉन्ट्रैक्ट में इंटेंशनली ये चीज लिखा ना गया हो तब तक हम ये मानेंगे कि सारे पर्सन ड्यूरिंग द जॉइंट लाइफ और आफ्टर द डेथ ऑफ एनी ऑफ देम उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ, रिप्रेजेंटेटिव सर्वाइवर्स के साथ, और जब सबकी डेथ हो जाए तो सारे रिप्रेजेंटेटिव, सारे, सबकी डेथ हो गई मतलब सबके रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे पिक्चर में, लायबल हैं प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए, लायबल है प्रॉमिस को फुलफिल करने के। मतलब ए की डेथ हुई तो ए का रिप्रेजेंटेटिव बी और सी लायबल है, ए और बी की डेथ हो गई तो ए का रिप्रेजेंटेटिव बी का रिप्रेजेंटेटिव सी के साथ लायबल है, और तीनों की डेथ हो गई तो ए बी सी तीनों की रिप्रेजेंटेटिव डी को लायबल है। क्लियर हो गई बात? यस। नेक्स्ट देखो, एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर में बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। ये वाला सेक्शन बोलता है कि किसी, अब डी जो है किसी एक बंदे को पकड़ सकता है। जैसे मान लो डी जो है सी को पकड़ लिया, बोला तू ही परफॉर्म कर, ए और बी से मेरे को मतलब नहीं है, ए और बी से मेरे को मतलब नहीं है, मैं तेरे से ही पूरी परफॉर्मेंस लेना चाहता हूं। सी को बोल दिया कि मैं पूरी परफॉर्मेंस तेरे से ही लेना चाहता हूं, वो ऐसा कर सकता है। पर उसके क्या सिनेरियो बनेंगे, क्या कॉन्ट्रैक्ट में उसका इफेक्ट पड़ेगा वो तुम देखो, ठीक है। तो देखो, when two or more person make a joint promise, the promisee may in the absence of express agreement to the contrary compel, force anyone or more of such joint promiser to perform the whole of the performance। मतलब किसी एक ही बंदे को पकड़ लेगा या किसी एक या दो बंदे को पकड़ लेगा और बोलेगा मैं चाहता हूं कि तुम ही लोग पूरा परफॉर्मेंस करके दो, पूरा परफॉर्मेंस, बाकी लोग से मेरे को मतलब नहीं है, मैं चाहता हूं तुम लोग मेरे को पूरा परफॉर्मेंस करके दो। आई डोंट केयर अबाउट रेस्ट ऑफ दी अदर्स, आई वॉन्ट कि तू पूरा परफॉर्म करके दे या तुम दोनों पूरा परफॉर्म करके दो मेरे को, ठीक है, टू द होल ऑफ द प्रॉमिस, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या है, ईच प्रॉमिसर में कंपेल कंट्रीब्यूशन, तो
Each of the two or more joint promisor may compel every other joint promisor to contribute equally with himself to perform of the promise unless a contrary intention appear from the कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो हर बार एक चीज तो डिफॉल्ट में कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है तब ये चीज एप्लीकेबल है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तब तो फिर वही होगा, पर अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है तो क्या होगा? देखो सिंपल सी बात है, देखो मान लो ए बी सी डी चार लोग ज्वाइंट प्रॉमिस किए थे ई को, ठीक है। अब ई बोला कि मेरे को पूरी परफॉर्मेंस ए से चाहिए, ई बोल दिया मेरे को पूरी परफॉर्मेंस ए से चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी सी और डी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल गए, इसका मतलब ये नहीं है। ए अब जैसे मान लो यहाँ पर 10,000 देने वाली बात थी, 10,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था कि ए बी सी डी बोले थे ई को कि हम लोग तेरे को 10,000 रुपए देंगे इक्वली, 2500 2500 2500 2500 हम लोग चारों मिला के तेरे को 10,000 रुपए देंगे। तो अब ई ए को आके बोला अबे चल 10,000 रुपए तू दे, मैं नहीं जानता तू ही देगा अकेले, आई वॉन्ट कि तू अकेले परफॉर्म करे, चल 10,000 रुपए दे। तो ए दे दिया 10,000 रुपए, लेकिन अब ए 2,500 बी से, 2,500 सी से और 2,500 ए डी से रिकवर कर लेगा, ठीक है। 2.5 के 2.5 के 2.5 के अब ए क्या है रिकवर कर लेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ई ने जब बोला ए को कि सिर्फ तेरे से परफॉर्मेंस सी, इसका मतलब ये नहीं कि बी सी और डी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से हट गए, बी सी डी जो है वो लायबल है कि उन लोग ए को पैसा पेमेंट करेंगे, इक्वल कंट्रीब्यूशन ए को करेंगे, समझ गए, इक्वल कंट्रीब्यूशन ए को करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गई होगी तुमको बात, ठीक है। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन। इफ एनी वन और टू ऑफ द मोर जॉइंट प्रोमिसर मेक डिफॉल्ट इन सच कंट्रीब्यूशन द रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर मस्ट बियर द लॉस अराइजिंग फ्रॉम सच डिफॉल्ट इन इक्वल शेयर। अब जैसे मान लो कोई एक जॉइंट प्रोमिसर डिफॉल्ट कर दिया, जैसे मान लो ये देखो यहां पर जो है डी ने डिफॉल्ट कर दिया, डी बोला मैं नहीं दे पाऊंगा 2,500 अपना, तो डी क्या कर दिया डिफॉल्ट कर दिया। तो अब बचे हुए ज्वाइंट प्रोमिसर, अब डी तो डिफॉल्ट कर दिया कुछ कर ही नहीं सकते, तो अब बचे हुए ज्वाइंट प्रोमिसर इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, बचे हुए ज्वाइंट प्रोमिसर क्या करेंगे इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। अब देखो जैसे एग्जांपल्स पढ़ो तो तुमको क्लियर होगा, ठीक है। एक और चीज एक्सप्लेनेशन देखो, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट स्टॉप अ श्योरिटी फ्रॉम रिकवरिंग फ्रॉम हिज प्रिंसिपल पेमेंट मेड बाय द श्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल और द एंटिटी द प्रिंसिपल टू रिकवर एनीथिंग फ्रॉम द श्योरिटी और अकाउंट ऑफ पेमेंट मेड बाय द प्रिंसिपल। तो सिंपल सी बात है, इस सेक्शन का कोई भी प्रोविजन एक श्योरिटी को, श्योरिटी कौन होता है जो श्योरिटी दिया रहता है, मतलब तुम्हारे बिहाफ में गारंटी दिया रहता है, गारंटर जो तुम्हारी बिहाफ में गारंटी दिया रहता है। श्योरिटी फ्रॉम रिकवरिंग फ्रॉम हिज प्रिंसिपल पेमेंट मेड बाय द श्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। तो जो प्रिंसिपल था उसके बिहाफ में अगर श्योरिटी को पेमेंट कर दिया है तो श्योरिटी को पूरा राइट है, इस सेक्शन वो बिल्कुल, ये जो सेक्शन है वो श्योरिटी को बिल्कुल उसके राइट्स को खेलता नहीं है, श्योरिटी को बिल्कुल भी रोकता नहीं है अपनी राइट्स को एक्सरसाइज करने से। श्योरिटी भाई अपना पैसा प्रिंसिपल से रिकवर कर सकता है, एंटाइटल द प्रिंसिपल टू रिकवर एनीथिंग फ्रॉम द श्योरिटी ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट मेड बाय द प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल को भी ये राइट देता है कि अगर श्योरिटी के बिहाफ में प्रिंसिपल कोई पेमेंट किया है तो प्रिंसिपल श्योरिटी से रिकवर कर सकता है, मतलब दोनों की राइट्स के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया गया है। श्योरिटी प्रिंसिपल से रिकवर कर सकता है अगर कोई पेमेंट किया है प्रिंसिपल के बिहाफ में, और प्रिंसिपल श्योरिटी से रिकवर कर सकता है अगर वो श्योरिटी के बिहाफ में कोई पेमेंट किया है, ठीक है। क्लियर हुई बात, तो ये चीज ध्यान रखना। अब एग्जांपल पढ़ो तो तुमको सारी चीजें और ज्यादा क्लियर होगी, अभी भी क्लियर होगा पर और क्लियर होगी एग्जांपल से। तो देखो ए बी सी jointly promised to pay D 3,000 रुपए, D में compel either A, B और C to pay him 3,000 रुपए। तो बोल रहा है A, B, C ने jointly promise किया D को कि 3,000 रुपए तेरे को देंगे। अब यहाँ पर D बोल सकता है A को चल तू अकेले दे मैं नहीं जानता, बाकी B और C को जाने दे इधर उधर भाड़ में जाए, मेरे को तू ही दे पैसा 3,000 रुपए, ठीक है। तो वो पूरा A से ले सकता है या पूरा B से ले सकता है या पूरा C से ले सकता है, ये देखो either A, B और C, ठीक है। A, B, C jointly promised to pay D the sum of money 3,000, C is compelled to pay the whole amount A, ठीक है। अब देखो ए बी सी ज्वाइंटली प्रॉमिस के डी को कि 3,000 रुपए देंगे, सी को, डी ने सी को बोला कि भाई ए और बी को छोड़ मेरे को तेरे से पूरा पैसा चाहिए, ए और बी को छोड़ दे मेरे को 3,000 रुपए पूरा तू ही दे, ठीक है। तो ए इज इंसॉल्वेंट बट हिज एसेट आर सफिशिएंट टू पे वन एक सेकंड रुकना, देखो बट हिज एसेट आर सफिशिएंट टू पे वन हाफ ऑफ हिज डेथ, सी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 500 फ्रॉम ए's एस्टेट एंड 1,250 फ्रॉम बी। तो देखो इसको मैं थोड़ा सा तुमको यहाँ इलैबोरेट करके समझाता हूँ। ए बी और सी जॉइंटली प्रॉमिस के डी को कि कितना रुपए देंगे 3,000 रुपए देंगे, ठीक है 3,000 रुपए। तो उसने सी को कंपेल किया ना, तो डी गया सी के पास बोला मेरे को नहीं पता तू पूरा 3,000 रुपए दे दे मेरे को, सी दे भी दिया, सी दे दिया, सी 3,000 रुपए डी को दे दिया। अब सी के पास क्या राइट है, सी के पास सर ये राइट है कि 1,000 रुपए तो सी खुद देने वाला था, 1,000 रुपए वो ए से ले सकता है और 1,000 रुपए वो बी से ले सकता है ना, इक्वली कंट्रीब्यूशन होता है तो इक्वल राइट है इसके पास। बट ए जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, ए क्या हो गया इंसॉल्वेंट हो गया, और उसके एसेट से हम लोग आधा अमाउंट, उसको जितना अमाउंट देना था, कितना अमाउंट देना था 1,000, उसका आधा अमाउंट हम रिकवर कर लिए, इसका मतलब हम उसके एसेट से कितना रुपए रिकवर कर लिए 500 रुपए। तो सी जो है वो ए से अब 500 रुपए लेगा, सी जो है
वो ए से अब कितना रुपए लेगा, 500 रुपए लेगा, और वो बी से अब कितना रुपए लेगा समझना। टोटल लायबिलिटी कितनी थी, 3000, इसमें से 500 रुपए ए से रिकवर हो गया है, तो कितना बचा, 2500। मैं क्या बोला कि अगर मान लो कोई एक बंदा डिफॉल्ट कर दे या एक बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, तो अब जब बचा हुआ अमाउंट है, एक तो उससे या तो कुछ भी नहीं मिलेगा और या तो कुछ मिल गया, जैसे इस सिचुएशन में मेरे को 500 रुपए मिल गया ए से, ठीक है, तो बचा हुआ अमाउंट है वो बचे हुए जॉइंट प्रोमिसर इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। तो बचे कौन, ए निकल गया, तो बी और सी बच गए, तो बी और सी मतलब दो लोग बच गए, तो कितना हो गया, 1250, एक जन का हो गया। तो अब वो बी से कितना लेगा, अब वो बी से 1000 नहीं लेगा, अब वो बी से 1250 लेगा, और उसका खुद का शेयर भी 1250 हो गया, ठीक है। तो 1250 प्लस 1250 प्लस 500 ऐसे होता है, समझ गए। मान लो इसी सिचुएशन में, लेट अस अज्यूम इसी सिचुएशन में ए से एक भी रुपए रिकवर नहीं होता, ए से एक भी रुपए रिकवर नहीं होता, तो 3000 रुपए होता लाइबिलिटी, दो जन बांटते आपस में 1500, तो सी जो है वो बी से रिकवर कर लेता कितना, 1500 रुपए। क्लियर हुई बात। तो इनसॉल्वेंसी के केस में या फिर डिफॉल्ट के केस में ऐसा कुछ सिनेरियो बनेगा। नेक्स्ट देखो, ABC are under a joint promise to pay D 3000 रुपए, C is unable to pay anything and A is compelled to pay the whole, A is entitled to receive 1500 from B। अच्छा वही केस आ गया जो अभी तुम लोग को समझाया, वही वाला केस आ गया, ठीक है। ABC are under a joint promise to pay D 3000 रुपए, A और B being only surety for C, C fails to pay, A and B compelled to pay the whole amount, they are entitled to recover it from C। तो देखो ए बी सी जो है वो ज्वाइंट प्रॉमिस में डी में 3000 रुपए पे करेंगे, लेकिन ए और बी जो है सिर्फ श्योरिटी का काम कर रहे हैं, श्योरिटी मतलब गारंटर का काम कर रहे हैं। गारंटर कौन होता है कि अगर सी पैसा नहीं दिया तो हम दोनों देंगे, ये कौन होता है, श्योरिटी होता है कि अगर सी पैसा नहीं दिया तो हम दोनों देंगे। सी जो है वो पैसा नहीं दे पाया, तो ए और बी का गला पकड़ लिया कौन, डी जाके ए और बी को बोला, ए तुम दोनों श्योरिटी हो ना, चलो पैसा दो, तुम दोनों श्योरिटी हो ना, चलो पैसा दो। तो उन्होंने पैसा दे दिया। अब जो उन दोनों जो है वो सी से पैसा रिकवर कर सकते हैं, उन दोनों जो है वो जाके सी का गला पकड़ सकते हैं कि भाई हमारा पैसा वापस कर, हम लोग डी को पेमेंट करके आ गए हैं, 1500 रुपए हम लोग दे दिए, चल तू हम लोग को हमारा पैसा वापस कर। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट देखो, इफेक्ट टू रिलीज वन ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिसर, ठीक है, सेक्शन 44। तो मान लो कि ए बी सी जो है वो डी के साथ कॉन्ट्रैक्ट, डी ए बी सी जो है ज्वाइंट प्रोमिसर है, डी के साथ आए कॉन्ट्रैक्ट में, ए बी सी डी के साथ आए ज्वाइंट प्रोमिस में। अब यहां पर डी अपनी इच्छा से सी को बोला, जा मैं तेरे को कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज करता हूं, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, मैं तेरे को कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर रहा हूं, मैं खुद से अपनी मर्जी से तेरे को कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर रहा हूं। उसने ऐसा बोला सी को, ठीक है, और रिलीज कर दिया। तो अब इस सिचुएशन में सी तो कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज हो गया, अब डी जो है वो परफॉर्मेंस की डिमांड नहीं कर सकता सी से। मतलब अब किसी भी सिचुएशन में डी जो है वो परफॉर्मेंस की डिमांड नहीं कर सकता, किससे, सी से। इतना बात क्लियर हुआ। लेकिन अब बी, ए और बी जो है परफॉर्मेंस तो देंगे ही देंगे, वो सी से परफॉर्मेंस नहीं ले सकता, पर ए और बी से वो परफॉर्मेंस ले सकता है। लेकिन सी जो है वो बी और ए को अभी भी लायबल है। सी जो है, ए और बी तो उसको रिलीज नहीं किए ना, ए और बी उसको रिलीज नहीं किए हैं, ए और बी के लिए वो अभी भी लायबल है। वो सिर्फ डी के लिए अब परफॉर्मेंस नहीं कर सकता, लेकिन वो ए और बी के लिए अभी भी उतना ही लायबल है जितना वो पहले था, ठीक है। तो देखो उसी का यहाँ पर एग्जांपल है, ये देखो यहाँ पर पढ़ो, where two or more person have made a joint promises, a release of one of such joint promiser by the promise does not discharge the other joint promiser or joint promisers, neither does it free the joint promiser so release from the responsibility to the other joint promiser। तो बोल रहा है अगर किसी एक बंदे को, सी को मैंने डिस्चार्ज कर दिया, तो डज नॉट डिस्चार्ज द अदर जॉइंट प्रोमिसर और प्रोमिसर्स, तो ए और बी डिस्चार्ज नहीं होंगे, सिर्फ सी डिस्चार्ज हुआ। पहले ये समझो, सिर्फ सी डिस्चार्ज हुआ है, ए और बी अभी भी परफॉर्मेंस करेंगे। उसके अलावा नाइदर डज इट फ्री द जॉइंट प्रोमिसर सो रिलीज फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द अदर जॉइंट प्रोमिसर्स। और इसका मतलब ये नहीं है कि सी जो है वो ए और बी के लिए अब लायबल नहीं है, सी जो है अभी भी उतना ही लायबल है ए और बी के लिए जितना वो पहले था। वो सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए डिस्चार्ज हुआ है, पर लायबिलिटी अभी भी उसकी उतनी ही है ए और बी के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ए और बी, ए बी सी जॉइंटली प्रॉमिस टू पे 9 लाख टू डी, डी रिलीज ए फ्रॉम द लायबिलिटी, ठीक है। तो ए बी सी बोले डी को कि हम लोग तेरे को 9 लाख रुपए देंगे। उसके बाद डी ने बोला ए को कि जा तू परफॉर्मेंस मत देना, कोई दिक्कत नहीं, जा मैं तेरे को रिलीज किया, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, मैं तेरे को रिलीज कर दिया। In this case, the release of A does not discharge B or C from their liability, the remaining liable to pay the entire amount of 9 लाख to D। तो इस सिचुएशन में B और C जो है परफॉर्मेंस करेंगे, B और C जो है D को 9 लाख रुपए पे करेंगे, ठीक है। उसके अलावा एंड दो A is not liable to pay D, but he remains liable to pay B or C, his liability, he is liable to make the contribution to other joint promisor। तो अब A जो है वो D को तो पैसा नहीं देगा क्योंकि A जो है वो डिस्चार्ज हो गया, लेकिन ए जो है अपना हिस्सा बी और सी को देगा।
उसका हिस्सा कितना था, 3 लाख था। 3 लोग हैं और 9 लाख का अमाउंट है, तो ए का हिस्सा 3 लाख होगा, तो वो 3 लाख रुपए बी और सी को देगा। ठीक है, बी और सी को देगा। तो देखो कुछ सीन ऐसा बनेगा फिर कि बी और सी जो है मिलके 4.5 लाख प्लस 4.5 लाख डी को दे देंगे, और फिर उसके बाद ए जो है वो अपना 3 लाख का 1.5 लाख बी को देगा, 1.5 लाख सी को देगा। तो कुछ ऐसा सीन बाद में इसका बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स। सेक्शन 45 डिफाइन करता है व्हेन अ पर्सन हैज मेड अ प्रॉमिस टू और मोर पर्सन जॉइंटली, ठीक है, देन अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट द राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस रेस्ट एज बिटवीन हिम एंड देम with them during their joint life and after the death of any of them with the representative of such deceased person jointly with the survivor and after the death of the last survivor with the representative of all jointly। तो देखो इसका मैं तुमको एग्जांपल ही देके समझा सकता हूं। मान लो ए जॉइंटली प्रॉमिस किया बी सी और डी को, तो यहां पर अब जॉइंट प्रोमिसी का केस आ गया। कौन सा केस आ गया, जॉइंट प्रोमिसी। पहले कौन आ रहे थे, पहले जॉइंट प्रोमिसर्स थे, अब जॉइंट प्रोमिसी का केस आ गया कि ए ने बी सी और डी तीनों को प्रॉमिस किया कि मैं परफॉर्म करूंगा। अब जब बी की डेथ हो जाएगी, बी की डेथ हो गई मान लो, पहली बात तो ये ए तीनों को परफॉर्म करेगा। अगर बाई चांस बी की डेथ हो गई तो ए जो है वो बी के रिप्रेजेंटेटिव को देगा अपनी परफॉर्मेंस। ठीक है, बी के रिप्रेजेंटेटिव को देगा अपनी परफॉर्मेंस, चाहे वो पूरी परफॉर्मेंस बची हो तो पूरी परफॉर्मेंस देगा, आधी बची हो तो आधी देगा। मान लो सी की भी डेथ हो गई तो अब सी के रिप्रेजेंटेटिव को देगा, और मान लो डी की भी डेथ हो गई तो अब डी के रिप्रेजेंटेटिव को देगा। मतलब देना तो है, बात खत्म, देना तो पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो जिंदा है आदमी, जैसे मान लो बी की डेथ हो गई, सी और डी जिंदा है, तो बी का रिप्रेजेंटेटिव प्लस सी प्लस डी को वो परफॉर्मेंस देगा। मान लो बी और सी दोनों की डेथ हो गई तो बी का रिप्रेजेंटेटिव सी का रिप्रेजेंटेटिव प्लस डी को वो परफॉर्मेंस देगा। और मान लो बी सी डी तीनों की डेथ हो गई तो तीनों के रिप्रेजेंटेटिव को वो जो भी परफॉर्मेंस बचा हुआ है उसके साइड से जितना भी परफॉर्मेंस बचा हुआ है उसका परफॉर्मेंस वो देगा। क्लियर हुई बात। तो ये प्रोविजन वही बताता है, अब पढ़ लो तो क्लियर हो जाएगा। व्हेन अ पर्सन ए हैज मेड अ प्रॉमिस टू टू और मोर पर्सन जॉइंट प्रोमिसेस, ठीक है, देन अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस रेस्ट, मतलब जो परफॉर्मेंस बची हुई है ना, उसको लेने का राइट जो है बिटवीन हिम एंड देम विद देम ड्यूरिंग देयर जॉइंट लाइफ, मतलब जब तक वो लोग जिंदा है उन्हीं लोग लेंगे। आफ्टर द डेथ ऑफ एनी ऑफ देम रिप्रेजेंटेटिव लेगा, और जब सबकी डेथ हो जाएगी तो सारे रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली लेंगे। जब सबकी डेथ होगी तो सारे रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली लेंगे। एग्जांपल देखो, ए इन कंसिडरेशन ऑफ 5,000 lent to him by B and C promises B and C jointly to repay them that the sum with an interest on a date specified. B dies, the right to claim performance with B's representative jointly with C or C's life after that of C with representative। तो बोल रहा है A ने B और C से लोन लिया 5,000 का और प्रॉमिस किया कि मैं तुमको पे कर दूंगा एक सर्टिफाइड डेट में विद इंटरेस्ट। मान लो बी की डेथ हो गई तो बी का रिप्रेजेंटेटिव सी के साथ लोन का अमाउंट रिकवर कर लेगा, और मान लो बी और सी दोनों की डेथ हो गई तो बी और सी के दोनों के रिप्रेजेंटेटिव साथ में जाके ए से अमाउंट रिकवर कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ रहा है टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए। ठीक है, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए। सेक्शन 46 से 50 तक हमने 46, 47, 48, 49, 50 पांच सेक्शन हमने इसमें डिस्कस करना है। तो पहला सेक्शन बोलता है टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस व्हेन नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। ठीक है, तो नो एप्लीकेशन मतलब तुमको अप्लाई नहीं करना था, और नो टाइम स्पेसिफाइड मतलब पहले से स्पेसिफाइड नहीं है, तो ना तुमको इस सिचुएशन में अप्लाई करना था। सेक्शन 46 बोलता है टाइम और परफॉर्मेंस, टाइम ऑफ परफॉर्मेंस जब तुमको ना ही अप्लाई करके टाइम पूछना था, मतलब कॉल करके। जैसे मान लो ऐसा भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना कि जैसे मान लो कि मैं बोला संडे को क्लास होगी, तो तुम लोग बोले सर कितने बजे, तो मैं बोला एक काम करना सैटरडे को शाम को मेरे को कॉल करके पूछ लेना कितने बजे क्लास होगी। तो ये क्या हुआ कि मैंने तुमको इंस्ट्रक्शन दिया है कि मेरे से पूछ लेना, मैंने तुमको इंस्ट्रक्शन दिया है कि मेरे से पूछ लेना। दूसरा कि मैं तुमको बोल दिया संडे को 10 बजे सुबह क्लास है, संडे को सुबह 10 बजे क्लास है, तो यहाँ या तो टाइम स्पेसिफाई कर दूं मैं, और या तो मैं तुमको बोल दूं कि मेरे से कॉल करके पूछ लेना। तो ये दोनों भी सिचुएशन यहाँ पर नहीं है, नो एप्लीकेशन नो टाइम स्पेसिफाइड। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, when by the contract a promisor is to perform his promise without application by the promisee and no time for performance specified, the engagement must be performed within a reasonable time. Reasonable time will depend upon the nature of content. In case of dispute, court will decide reasonable time. तो भाई अगर ना ही एप्लीकेशन की बात हुई है, ना ही कॉल करके पूछने की बात हुई है, और ना ही टाइम बताया गया, तो उस सिचुएशन में रीजनेबल टाइम में तुमको परफॉर्मेंस देना है। रीजनेबल टाइम में तुमको परफॉर्मेंस देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो तुमको गुड्स डिलीवर करने थे, तो गुड्स डिलीवर करने का रीजनेबल टाइम क्या है, घर में अगर डिलीवर करना है
तो सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक रीजनेबल टाइम होता है, सुबह 8 बजे से रात को 9 बजे तक। जैसे तुम देखियो कि अमेजोन तुमसे पूछता है कि आपको होम में डिलीवरी चाहिए या बिजनेस या ऑफिस में डिलीवरी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑफिस टाइमिंग होती है 9 to 5, 9 to 5 होती है ना ऑफिस टाइमिंग, या 10 to 6। ठीक है, तो अमेजोन 10 to 6 ही ऑफिस वालों को डिलीवरी करता है। पर अगर घर वाली बात होती है तो रात को 8-9 बजे तक भी डिलीवरी देता है ना। तो यही है, तो तुमको रीजनेबल टाइम है, रीजनेबल टाइम जैसा शब्द लॉ में कहीं भी डिफाइन नहीं है कि रीजनेबल टाइम क्या होता है। डिपेंड करता है केस टू केस कि रीजनेबल टाइम क्या है। ठीक है, रीजनेबल टाइम क्या है केस टू केस डिपेंड करता है। ठीक है, और हो सकता है कुछ सिचुएशन में कोर्ट डिसाइड कर दे कि रीजनेबल टाइम क्या होगा। नेक्स्ट सेक्शन 47 बोलता है टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस व्हेन टाइम इज स्पेसिफाइड, नो एप्लीकेशन टू मेड। तो सिंपल सी बात है, जब तुमको टाइम स्पेसिफाइड है, और ऑफ कोर्स भाई जब टाइम स्पेसिफाइड है तो तुम क्यों पूछोगे? जब तुमको पता है कि संडे को 10 बजे क्लास है तो तुम मेरे को जबरदस्ती सैटरडे को कॉल करके पूछोगे सर कितने बजे क्लास है? नहीं ना, तुमको तो पता है ना, टाइम स्पेसिफाइड है। तो व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ सर्टेन डे ऑन द प्रॉमिसर हैज बीन अंडरटेक टू परफॉर्म इट विदाउट एप्लीकेशन बाय प्रॉमिस, the promisor may perform it at any time during the usual hours of business on such day and at the time at which the promise ought to be performed। तो सिंपल सी बात है, जो तुमको टाइम बताया गया है उस टाइम पे तुम परफॉर्म करोगे, या फिर तुम नॉर्मल बिजनेस आवर्स में उसको परफॉर्म करोगे। ठीक है, नॉर्मल बिजनेस आवर्स जो होता है 9 to 5 या 10 to 6 उसमें तुम परफॉर्म करोगे, या फिर जो टाइम स्पेसिफाइड है तुम उसमें परफॉर्मेंस अपनी दोगे। ठीक है, एग्जांपल देखो, ए प्रोमिसेस टू डिलीवर गुड्स टू बीज वेयर हाउस ऑन 1st January, ऑन दैट डे A being the goods to B's warehouse, but after the usual hours for closing it, and they are not received, A has not performed the performance promise। तो सिंपल सी बात है, A जो है 1 जनवरी को लेके आ गया गुड्स, क्योंकि उसी दिन डिसाइडेड था, लेकिन ऐसे समय में लेके आया जो कि यूजुअल आवर नहीं है, मतलब रात को 10 बजे लेके पहुंच रहा है या रात को 12 बजे लेके पहुंच रहा है, या गोडाउन बंद होने के बाद उसको पता है 6 बजे गोडाउन बंद हो जाता है, 8 बजे पहुंच रहा है, तो ये नहीं माना जाएगा। ए हैज नॉट परफॉर्म्ड हिज प्रॉमिस। क्यों? क्योंकि भाई वो यूजुअल आवर में, यूजुअल जो बिजनेस आवर होता है उसको बता दिया गया था, टाइम स्पेसिफाइड कि 1 जनवरी को लेके आ जाना और बिजनेस आवर्स में लेके आ जाना, पर वो नहीं लेके आया बिजनेस आवर्स में, तो वो उसकी गलती है, उसको फिर से लाना पड़ेगा गुड्स। ठीक है, बाद में। नेक्स्ट देखो, एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन डे टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर प्लेस। तो यहां पर तुमको अप्लाई करना है फॉर द परफॉर्मेंस ऑन अ सर्टेन डे एट अ प्रॉपर टाइम एंड अ प्रॉपर प्लेस। तो यहां पर तुमको अप्लाई करके पूछना है कि व्हाट इज द प्रॉपर प्लेस एंड प्रॉपर टाइम फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो, when a promise is to be performed on a certain day and the promisor has not undertaken to perform it without application by the promisee, तो भाई promisor तब तक उसको perform नहीं करेगा जब तक वो अप्लाई ना कर दे promisee को। काहे के लिए? पूछने के लिए कि भैया कहां परफॉर्म करना है और कितने टाइम परफॉर्म करना है। It is the duty of the promisee to apply for the performance at the proper place within the usual business hours। तो किसका ड्यूटी है? It is the duty of the promisee। तो प्रोमिसी को कॉल करके, जैसे मान लो कि मैं तुमको बोला संडे को क्लास है और तुम लोग पूछे सर टाइम बताओ, तो मैं बोला मैं तुम लोग को कॉल करके बता दूंगा, या मैं तुमको मैसेज करके बता दूंगा टेलीग्राम में कितने बजे क्लास है, मैं तुमको मैसेज करके बता दूंगा। ठीक है, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसी, इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसी टू अप्लाई फॉर द परफॉर्मेंस एट द टाइम ऑफ द प्रॉपर प्लेस विद इन द यूजुअल बिजनेस आवर्स ऑफ द। तो सिंपल सी बात है, अब यहाँ पर जो प्रोमिसी है, यहाँ पर जो प्रोमिसी है उसकी ड्यूटी है कि वो क्या करेगा, कॉल करके बताएगा, या कॉल करके या मैसेज करके बताएगा कि दिस इज द नॉर्मल बिजनेस आवर, कि आपको इतने टाइम में इस जगह पे परफॉर्मेंस देनी है। ठीक है, प्रोमिसर कौन है? जैसे अब हमारा एग्जांपल ले लो, तो मैं कौन हूं? प्रोमिसर, और तुम लोग कौन हो? प्रोमिसी हो। तुम लोग कौन हो? प्रोमिसी। तो अब ये तुम्हारी ड्यूटी है कि मैं तुमको बोला था मैं तुमको टाइम बता दूंगा, और तुमको अभी तक संडे को क्लास है, सैटरडे को तक तुमको टाइम नहीं पता चला, संडे को क्लास है, सैटरडे तक तुमको टाइम नहीं पता चला कि अरे किस टाइम पे परफॉर्म करना है। तो तुम्हारी ड्यूटी है, तुम मेरे से कॉल करके पूछ लो कि सर कितने टाइम क्लास है, तुम मेरे से कॉल करके पूछ लो कि सर कितने टाइम पे क्लास है। ठीक है, तो वो चीज है तुम्हारी। ठीक है, अब हमारा एग्जांपल थोड़ा सा डिस्टिंक्ट चले जाता है, बिजनेस वाला एग्जांपल थोड़ा डिस्टिंक्ट चले जाता है, पर मैं इसलिए तुमको हमारे वाला एग्जांपल देता हूं ताकि तुम थोड़ा सा रिलेट कर पाओ। पर अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रोमिसी जो बंदा है, प्रोमिसी जिसको डिलीवरी मिलने वाली, प्रोमिसी कौन है? जिसको डिलीवरी मिलेगी। ठीक है, तो किसकी? प्रोमिसी की ड्यूटी है टू अप्लाई फॉर द परफॉर्मेंस एट द प्रॉपर प्लेस एंड विद इन द यूजुअल बिजनेस आवर। तो प्रोमिसी जो है वो सामने वाले पार्टी को बता देगा कि व्हाट कैन बी द प्रॉपर प्लेस एंड टाइम। ठीक है, नेक्स्ट, प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिसी वेयर नो एप्लीकेशन टू बी मेड एंड नो प्लेस फॉर फिक्स ऑफ द परफॉर्मेंस। तो यहां पर ना एप्लीकेशन है और ना प्लेस फिक्स है, ना प्लेस फिक्स है ना एप्लीकेशन है। तो क्या होगा देखो, when a promisee is to perform without application by the promisee and no place is fixed for the performance of it, it is duty of the promisor to apply for the promisee to appoint a reasonable place for the performance of the promisee and to perform it। तो अब यहां पर प्रोमिसर की ड्यूटी बन गई कि ना भैया उसको प्लेस पता है, उसको प्लेस पता है क्या बिजनेस की जहां पर डिलीवरी देना, ना उसको टाइम पता है, उसको कुछ नहीं पता, बेचारा कहां जाएगा। तो भाई अब वो सामने से कॉल करके पूछेगा सर आपका इतना इतना ऑर्डर है, आप हमको बता दो कि कहां पर डिलीवरी देनी है। जहां पर एप्लीकेशन करना था, देख लो, एप्लीकेशन जहां पर करना था वहां पर प्रोमिसी की ड्यूटी थी,
और जहां पर एप्लीकेशन नहीं था वहां पर किसकी ड्यूटी आ गई, प्रोमिसर की ड्यूटी। मैं बेसिकली इसको कंक्लूड करूंगा, तुम लोग को सेक्शन एक बार सारे पढ़ा दूं, उसके बाद मैं इसको एकदम सिंपल भाषा में कंक्लूड करूंगा, ठीक है। टाइम एंड प्लेस को टेंशन मत लो, ठीक है। तो देखो, A undertake to deliver 1,000 mouths of jute to B on a fixed date. A must apply to B at the appointed reasonable place for the purpose of receiving it, must deliver it to him at such place. ठीक है, तो A ने अंडरटेक किया कि वो 1,000 माउल्स ऑफ जूट डिलीवर करेगा B को एक फिक्स डेट में। तो यहां पर अब A की जिम्मेदारी है कि वो पूछ ले B से कि कहां पर डिलीवर करना है, कितने टाइम डिलीवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस इन मैनर और एट अ टाइम प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शन बाय द प्रोमिसी, ठीक है। तो जब प्रोमिसी तुमको टाइम सैंक्शन कर दे उस टाइम पे देखो, द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रॉमिस मे बी मेड इन एनी मैनर और एट एनी टाइम विच द प्रोमिसी प्रिस्क्राइब और सैंक्शन। तो भाई जो प्रोमिसी बोल दिया उसी टाइम पे परफॉर्मेंस होगी, ठीक है। तो बी ओज ए 2,000 रुपए, ए डिजायर बी टू पे द अमाउंट टू एज अकाउंट विथ सी, a banker B who also bank with C ordered the amount to be transferred from his account to A's credit, and this is done by C afterwards, and before A knows of the transfer C feels they have been a good payment by B, है ना, there has been a good payment by B। तो देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, B जो है वो A का 2,000 रुपए उधारी था, तो A ने बोला B को कि भाई तू डायरेक्टली मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, जो कि मेरा अकाउंट C एक बैंकर के साथ खुला हुआ है, ठीक है। यहां पर द पॉइंट इज कि बी के पास भी सी के साथ खुला हुआ एक अकाउंट था, मतलब सी जो है वो बैंकर है और यहां पर ए का भी अकाउंट है और बी का भी अकाउंट है, ठीक है, दोनों का अकाउंट है, ठीक है। अब देखो, ऑर्डर द अमाउंट टू ट्रांसफर फ्रॉम हिज अकाउंट टू एस क्रेडिट, बी ने सी को बोला कि भाई मेरे अकाउंट से 2,000 रुपए निकाल के ए को ट्रांसफर कर दे, मेरा अकाउंट से 2,000 रुपए निकाल के ए को ट्रांसफर कर दे, ठीक है। एंड दिस इज डन बाय सी, ठीक है, तो सी ने ये कर दिया। आफ्टरवर्ड्स एंड बिफोर ए नोज ऑफ द ट्रांसफर सी फेल्स, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हुआ, सी से कुछ गलती हो गई और सी जो है वो अमाउंट को ट्रांसफर नहीं कर पाया, ठीक है। तो देयर हैज बीन अ गुड पेमेंट बाय बी, तो ये माना जाएगा कि बी ने अपनी तरफ से कार्यक्रम कर दिया था, सी की गलती हो गई, ठीक है। बी ने ऑन टाइम अपनी तरफ से काम कर दिया था, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर टाइम पे जो काम नहीं हो पाया वो सी की गलती थी, तो देयर हैज बीन अ गुड पेमेंट बाय बी, तो वही बोल रहा है कि बी की तरफ से कार्यक्रम सही हुआ, सी की गलती हो गई, ठीक है। तो ये चीज को अब लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे आपस में, ठीक है। अब परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस के पहले अगर मैं टाइम एंड प्लेस को एक बार कंक्लूड करना चाहूं एक सेकेंड बस, चलो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा ओके, लेट मी कंक्लूड फर्स्ट परफॉर्मेंस। अब देखो, अब तुम लोगों को ये देखा जाएगा कि लॉ कैसे चीजों को घुमा फिरा के बहुत लंबे में बताता है, अब तुम लोग को एकदम शॉर्ट में बताया जाएगा परफॉर्मेंस का कंक्लूजन क्या है। प्लेस, टाइम, गिवन, नॉट गिवन, गिवन, नॉट गिवन को लिख लेना। नहीं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है रिवीजन के टाइम में। वैसे तो रिवीजन लेक्चर डाला हुआ है, एक बार तुम लोग का रेगुलर खत्म हो जाएगा ना तो यूट्यूब में रिवीजन डाल के रखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट रेट का, वो भी जरूर देख लेना। तो मान लो परफॉर्मेंस में तुमको प्लेस गिवन है, तो बस वही परफॉर्म कर दो, परफॉर्म एट द प्लेस गिवन, और नहीं दिया है तो रीजनेबल प्लेस, और रीजनेबल प्लेस क्या होती है जनरली रीजनेबल प्लेस क्या होती है, बिजनेस हेड ऑफिस, ठीक है। बिजनेस का जो हेड ऑफिस होता है या गोडाउन जैसे डिलीवरी करना है तो वो डिपेंड करता है केस टू केस डिपेंड। टाइम गिवन है तो परफॉर्म एट द टाइम गिवन, जो टाइम गिवन है उसमें परफॉर्म कर दो, नहीं गिवन है तो परफॉर्म एट रीजनेबल टाइम। और रीजनेबल टाइम क्या होता है, रीजनेबल टाइम जनरली क्या होता है तुम्हारा, सुबह 9 to 6, ठीक है, बिजनेस आवर सुबह 9 to 6। तो बस ये कंक्लूजन है, पूरा मिला जुला के जितने प्रोविजन हम लोग पढ़े हैं ना, अल्टीमेटली पूरा प्रोविजन मिला के सिर्फ इतनी बात बोल रहा था कि अगर प्लेस गिवन है, प्लेस नहीं गिवन है, टाइम गिवन है, टाइम नहीं गिवन है, प्लेस गिवन है तो जहां गिवन है वहां परफॉर्म कर दो, नहीं गिवन है तो रीजनेबल प्लेस में परफॉर्म कर दो, टाइम गिवन है तो जो टाइम गिवन है उसमें या उसके पहले परफॉर्म कर दो, और अगर टाइम नहीं गिवन है तो एट अ रीजनेबल टाइम, ठीक है। तो ये तुम लोग लिख लेना, पॉज करके लिख लेना, ठीक है, मैं रुक नहीं सकता। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, सेक्शन 51 से लेकर 54 से 57 की बात करता है ये। तो देखो रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है, मतलब एक परफॉर्म करेगा तभी दूसरा परफॉर्म करेगा, एक परफॉर्म करेगा तभी दूसरा परफॉर्म करेगा, ठीक है। मैं गया भुट्टे वाले के पास, मैं भुट्टा लिया तो वो भुट्टा देगा तब मैं पैसा दूंगा, वो भुट्टा नहीं देगा मैं पैसा नहीं दूंगा, वो भुट्टा नहीं देगा मैं पैसा नहीं दूंगा। अब ये भुट्टे का एग्जांपल इसलिए है क्योंकि मैं कल ही खा के आ रहा हूं, इसीलिए मेरे को वही वाला एग्जांपल है कि वो पहले भुट्टा देगा तब मैं पैसा दूंगा। तो दिस इज अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, मतलब एक पार्टी परफॉर्म करेगी
तभी दूसरी पार्टी परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। There are situations where in a single contract there may be multiple promises and both the parties need to perform sequence. दोनों पार्टी को सीक्वेंस में परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब एक करेगी तभी दूसरा करेगा। promiser not bound to perform unless reciprocal promisee ready and willingness to perform. तो promiser bound नहीं है जब तक promisee ready नहीं है, मतलब एक पार्टी अगर परफॉर्म करने ही नहीं चाह रही है तो दूसरी पार्टी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगी। एक पार्टी जब परफॉर्म ही नहीं करना चाह रही तो दूसरी पार्टी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट से। तो देखो, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू बी साइमल्टेनियसली परफॉर्म्ड, नो प्रॉमिसर नीड परफॉर्म हिज प्रॉमिस अनलेस द प्रॉमिसी इज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म हिज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो प्रॉमिसर बाउंड नहीं है जब तक प्रॉमिसी रेडी नहीं है परफॉर्म करने के लिए। प्रॉमिसी ही रेडी नहीं है तो प्रॉमिसर बाउंड नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो भुट्टे वाला है, ठीक है, तो जब तक वो देने के लिए, वो प्रॉमिसी है, मैं प्रॉमिसर हूं, जब तक वो भुट्टा देने के लिए रेडी नहीं होगा तब तक मैं पैसे देने के लिए रेडी नहीं होऊंगा और मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा। एग्जांपल देखो, ए और बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए शैल डिलीवर गुड्स टू बी पेड फॉर बाय बी ऑन डिलीवरी। ए नीड नॉट डिलीवर द गुड्स अनलेस बी रेडी टू पे। तो देखो, ए और बी जो है कॉन्ट्रैक्ट में, जिसमें ए बोला कि मैं कुछ गुड्स तेरे को डिलीवर करूंगा बी को कैश ऑन डिलीवरी पे, तो बी जब तक पैसा देने के लिए रेडी नहीं होता, बी जब तक बोलता नहीं कि हाँ मैं पैसा दे दूंगा, तब तक ए जो है डिलीवरी नहीं देगा। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो ऑर्डर डिपेंड करता है। अब जैसे भुट्टे वाले के पास गए तो पहले वो भुट्टा देगा तब मैं उसको पैसा दूंगा ना, नहीं भैया कभी कभी तो हम भी पहले पैसा दे देते, तो बेटा दैट्स नॉट द ऑर्डर। और ऑर्डर डिपेंड्स अपॉन केस टू केस, केस टू केस डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे तुम लोन लेने गए बैंक में तुम लोन लेने गए तो पहले तुम अपना सिक्योरिटी दोगे, कोलेटरल सिक्योरिटी दोगे, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तब वो तुमको लोन देगा। तो अगर तुम पहले कोलेटरल सिक्योरिटी और डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर रहे हो, वो तुमको पहले लोन नहीं देगा। पहले वो 10 करोड़, ऐसा थोड़ी होता है कि पहले वो 10 करोड़ रुपए तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए फिर बोल रहे चलो छोड़ो डॉक्यूमेंट इसके बाद सबमिट कर देना, नहीं, पहले डॉक्यूमेंट लेगा, वेरीफाई करेगा, कोलेटरल सिक्योरिटी लेगा, वेरीफाई करेगा, वैल्यूएशन करेगा, फिर लोन देगा। तो भाई ये सिचुएशन ही ऐसी है रेसिप्रोकल प्रॉमिस की कि पहले तुमको परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, बाद में वो देगा। ठीक है, तो वेयर द ऑर्डर इन द विच रेसिप्रोकल प्रॉमिस आर टू बी परफॉर्म्ड इज एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो एक तो हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट में ही फिक्स हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि पहले तू परफॉर्म करेगा फिर मैं परफॉर्म करूंगा। दे शैल बी परफॉर्म्ड इन दैट ऑर्डर एंड वेयर द ऑर्डर इज नॉट एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, दे शैल बी परफॉर्म्ड इन दैट ऑर्डर दैट द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अगर ऑर्डर फिक्स है तो उसी ऑर्डर में परफॉर्म करो, ऑर्डर फिक्स नहीं है तो डिपेंड करेगा केस टू केस। ठीक है, कि कौन पहले परफॉर्मेंस देगा। जैसे बाल कटाने गए तो पहले वो बाल काटेगा फिर तुम पैसा दोगे, तो दिस इज द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन कि पहले वो परफॉर्म करेगा देन यू आर गोइंग टू परफॉर्म। ठीक है, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए शैल बिल्ड अ हाउस फॉर बी एट अ फिक्स्ड प्राइस, A promises to build the house must be performed before B promises to pay it। ठीक है, तो A और B कॉन्ट्रैक्ट में वही घर बनाने का तुम लोग समझ गए होगे, छोड़ो। Liability of party preventing event on which the contract is take to effect। ठीक है, stake effect। तो when a contract contain reciprocal promise and one party to the contract prevents the other from performing his promise, the contract become voidable at the option of the party so prevented and he is entitled to compensation from the other party for any loss which is sustain in consequence of the non performance of the contract। तो सिंपल सी बात है, मैं तुम लोग को बार बार बोल रहा हूँ, मेरे को तुमको लॉ पढ़ाना है, पढ़ो 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 पढ़ो, तुम बार बार नहीं 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 बोल रहे हो, नहीं 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 बोल रहे हो, तो अब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी। मैं जो बार बार ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस कर रहा था ना, देखो रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, मैं बार बार तुमको बोल रहा था कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पर तुम पढ़ ही नहीं रहे थे, तो अब मेरे ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया है। ठीक है, ये देखो वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी। ठीक है, देखो बार बार when one party in the contract prevent the other from performing it, मतलब इस सिचुएशन में तुम लोग मेरे को बार बार प्रिवेंट कर रहे थे, रोक रहे थे, मेरे को काम करने से तुम बार बार रोक रहे थे, कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे करके मेरे को रोक रहे थे, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया एट द ऑप्शन ऑफ द मी, और मैं एंटाइटल्ड हूं कि मैं तुमसे कोई भी कंपनसेशन ले सकता हूं जो मेरे को लॉस हुआ है। ठीक है, फॉर एनी लॉस, अगर मेरे को लॉस हुआ है कि तुम्हारे वजह से मेरी एक बैच नहीं डाला, मैं सोचा कि तुम लोग लॉ पढ़ोगे तो उस वजह से मैंने अपनी एक इंटर की बैच नहीं डाली, तुम्हारे कारण मैंने अपनी इंटर की बैच नहीं डाली, तो अब मैं तुमसे इंटर का लॉस रिकवर करूंगा, तो बेटा संकट में हो। ठीक है, एग्जांपल देखो, A और B contract that B shall execute certain work for A for 1,000 rupees. B is ready to willing to execute the work, but A prevent him for doing so. The contract is voidable at the option of B, and if he elects to resign, he is entitled to recover from A compensation for any loss he incurred. तो A और B कॉन्ट्रैक्ट में है जिसमें B A को बोला कि मैं तेरे को कोई कार्यक्रम करके दूंगा, कुछ काम करके दूंगा, तो B बार बार आ रहा है परफॉर्मेंस के लिए A के पास कि भाई सर मेरे को आज काम करने दो, सर मेरे काम करने दो, A करने नहीं दे रहा है, A प्रिवेंट कर रहा है, तो अब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ द B। क्यों? क्योंकि बी बार बार आ रहा था परफॉर्मेंस के लिए, उसको करने नहीं दे रहा था, और बी अगर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करता है, रिसाइंड करता है, ये देखो रिसाइन करता है, कैंसिल करता है, तो वो ए से कंपनसेशन रिकवर करेगा फॉर एनी लॉस जो उसको हुआ है। बी को जो भी लॉस हुआ हो, कि हो सकता है वो काम करने आ रहा हो तो उसको ट्रैवलिंग का खर्चा लगा हो, ठीक है, या फिर वो कोई और कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दिया हो इसके चक्कर में, तो उसका लॉस वो रिकवर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू डेट प्रॉमिस विच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म इन कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग ऑफ द रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो बोल रहा है अगर डिफॉल्ट हो गया प्रॉमिस विच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म, तो ऑब्वियस ही बात है अगर सामने वाली पार्टी जो पहले जिसको पहले परफॉर्म करना था, रेसिप्रोकल प्रॉमिस का ऑर्डर रहता है, तो जिसका पहले परफॉर्म करना था अगर वही परफॉर्म नहीं कर रही है, वही डिफॉल्ट कर रही, तो ऑब्वियस ही बात है दूसरा जो बंदा है जो सेकंड टाइम परफॉर्म करने वाला था सीक्वेंस में, जो सेकंड नंबर पे था, वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट से। ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो देखो when a contract consists of reciprocal promise such that one of them cannot be performed or that its performance cannot be claimed till the other has been performed and the promisee last mentioned fails to perform it, such promiser cannot claim the performance of the reciprocal promise and must make compensation to other parties to contract of any loss which such that other party may sustain by performing of the non performance of the contract। तो वही लिखा है यहाँ पर कि कॉन्ट्रैक्ट का जो नेचर था वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस वाला था और उसमें एक ऑर्डर था और किसी पार्टी को पहले परफॉर्म करना था, किसी पार्टी को बाद में परफॉर्म करना था। तो अगर पहली पार्टी परफॉर्म नहीं कर रही है, अपना परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, तो ऑटोमेटिकली दूसरी पार्टी क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल देखो, A contract with B to execute certain builders work for a fixed price, B supplying the scaffolding and timber necessary for the work, B refuses to furnish scaffolding or timber and the work cannot be executed, A need not to execute the work and B is bound to make compensation for a loss caused by him। तो A और B जो है कॉन्ट्रैक्ट में है जिसमें B बोला कि मैं तेरे को कुछ स्कैनफोल्डिंग और टिम्बर प्रोवाइड करूंगा जो A को जरूरत है, स्कैन फोल्डिंग और टिम्बर, ए को कोई काम करना होगा, कुछ बनाना होगा अपने क्लाइंट के लिए, तो ए जो बोला बी को बोला कि मेरे को स्कैन फोल्डिंग और टिम्बर प्रोवाइड कर देना, तो बी जो है बाद में रिफ्यूज कर दिया, तो ये वर्क कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड है, तो बी ने अपना काम नहीं किया, तो ए इज नॉट टू एग्जीक्यूट द वर्क। तो अब ए की जिम्मेदारी नहीं है एग्जीक्यूट करने की, मतलब ए को अब पैसा देने की जरूरत नहीं है, प्लस ए जो है वो बी से क्लेम कर सकता है, कर सकता है कंपनसेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि बी जो है उसने डिफॉल्ट किया, बी को पहले परफॉर्म करना था, बी को पहले सप्लाई करना था स्कैन फोल्डिंग और टिम्बर, फिर ए पेमेंट करता, तो पहले बी को करना था फिर ए को करना था, तो बी ने नहीं किया, तो ए जो है डिस्चार्ज हो गया, प्लस ए जो है वो कंपनसेशन रिकवर कर सकता है। ठीक है, क्लियर हुई बात? चलो नेक्स्ट देखो, रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू थिंग्स लीगल एंड आल्सो अदर थिंग्स इलीगल। तो वेयर अ पर्सन रेसिप्रोकल प्रॉमिस फर्स्टली टू डू सर्टेन थिंग्स दैट आर लीगल एंड सेकंडली अंडर स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस टू डू सर्टेन थिंग्स व्हिच आर इलीगल, द फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉमिसेस कॉन्ट्रैक्ट बट सेकंड इज वॉइड। तो सिंपल सी बात है, अगर रेसिप्रोकल प्रॉमिस वाली सीन है और पहला सेट जो है वो लीगल था पर दूसरा सेट जो है वो इलीगल था, तो पहले सेट को हम कॉन्ट्रैक्ट मान लेंगे क्योंकि वो लीगल है, और दूसरे सेट को हम वॉइड एग्रीमेंट मानेंगे, क्यों? क्योंकि वो इलीगल पोर्शन है, तो इलीगल तो वॉइड एब इनिशियो होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब उस सिचुएशन में जब टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, क्या है टाइम जो है वो एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, सेक्शन 55 डिफाइन करता है, तब फिर क्या होगा, मतलब इसका मतलब तुम समझो, जैसे मान लो मेरी शादी है और मैंने अपनी शादी के लिए शेरवानी ऑर्डर कर दी है। ठीक है, अब मेरी शादी है 2 तारीख को, ठीक है, मैंने ऑर्डर कर दी शेरवानी, भाई 2 तारीख को बंदे ने शेरवानी रेडी नहीं की है, तो टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, शादी वाले दिन मेरे को शेरवानी चाहिए थी, शादी वाले दिन के बाद में क्या करूंगा, तो बंदा बोलता है सर टेंशन मत लो कल पक्का दे दूंगा, मैं बोला भाई आज रात को मेरी शादी है, कल मैं क्या करूंगा शेरवानी का, तो टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट में वॉइड कर दूंगा, वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द मी, क्यों? क्योंकि टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। So when a party to a contract promises to do certain thing at or before at a specified time or certain thing at or before the specified times and fail to do such thing at or before the specified time, the contract or so much of it has not been performed because voidable at the option of the promisee if the intention of the party was that time should be the essence of the contract। तो वही बोल रहा है कि अगर time is the essence of the contract है, तो अगर within the reasonable मतलब within the time specified अगर वो contract perform नहीं हुआ तो it becomes voidable at the option of the B, और of course मैं void कर दूंगा क्योंकि भाई मैं 3 तारीख को शेरवानी का क्या करूंगा, मेरे को तो 2 तारीख को शादी थी। ठीक है, तो ये चीज तुम अब ध्यान में रखना। ठीक है, मतलब अगर टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो अगर टाइम के पहले कार्यक्रम नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात? नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ सच फेलियर व्हेन टाइम इज नॉट एसेंशियल। अब जब टाइम एसेंस नहीं है तब क्या होगा, तो इफ it was not the intention of the parties that time should be the essence of the contract does not become voidable by the failure to do such thing at or before the specified time, but the promisee is entitled to the compensation from the promisor for any loss occasioned to him by such failure। तो मान लो time is not the essence of contract, लेकिन फिर भी मैं बोल के रखो भाई 2 तारीख तक मेरे को डिलीवरी चाहिए, मतलब मंजे मतलब तुरंत, मतलब जल्दी से भी पहले मेरे को चाहिए। ठीक है, अब वो बंदा 2 तारीख को डिलीवरी नहीं दे पाया तो वॉइडेबल नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। बट अगर मेरे को कोई लॉस हुआ है, जैसे मान लो 2 तारीख को मेरे को किसी क्लाइंट को वो सेम गुड का डिलीवरी देना था, 2 तारीख को किसी क्लाइंट को मेरे को सेम गुड का डिलीवरी देना था और भाई उस वजह से क्लाइंट मेरे से गुस्सा हो गया और कुछ पैसे वैसे मेरे काट लिया, तो भाई मैं उससे कंपनसेशन रिकवर कर सकता हूं पर वॉइडेबल नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज टाइम इज नॉट द एसेंस ऑफ द
कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट द टाइम अदर देन द एग्रीड अपॉन, ठीक है। तो अगर एक्सेप्टेंस मिल रही है ऑफ परफॉर्मेंस एट द टाइम अदर देन द एग्रीड टाइम, मतलब एग्रीड टाइम जो था उसके पहले या उसके बाद में एक्सेप्टेंस मिल रही तो क्या होगा? इफ इन केस ऑफ अ contract voidable on account of the promisor failure to perform his promise at the time agreed, the promisee accept performance of such promisor at any time other than the agreed time, the promisee cannot claim compensation for any loss occasioned by him by the non-performance of the promisee the time agreed unless at the time of such acceptance he gave notice to a promisor for the intention to do so। जैसे मान लो मैंने उसको बोला था भाई 2 तारीख को मेरे को चाहिए, 2 अक्टूबर को मेरे को चाहिए, मतलब जल्दी से भी पहले 2 तारीख को मेरे को चाहिए। अब जो प्रॉमिसर है वो बोल रहा है 2 तारीख को सर नहीं हो पाएगा पर 5 तारीख को दे दूंगा, चलेगा क्या आपको? वो मेरे से पहले ही पूछ लिया सर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया था 2 तारीख का, पर उसको ऐसा लगा होगा 30 तारीख को, 30 सितंबर को, 1 तारीख को उसको ऐसा लगा होगा कि कल मैं डिलीवरी नहीं दे पा रहा हूं, तो वो बोला सर 5 तारीख को दे दूं तो आपको चलेगा क्या? तो इस सिचुएशन में मैं उसको यस बोल सकता हूं कि हाँ मेरे को चलेगा, तू 5 तारीख को मेरे को दे देना, ठीक है। पर मैं उससे कंपनसेशन रिकवर नहीं करूंगा अनटिल एंड अनलेस कि यस बोलते टाइम में उसको बोलूं अबे पागल 2 तारीख को मेरे को डिलीवरी देनी थी, अब तू 2000 रुपए मेरे को 2000 रुपए मैं काट दूंगा तेरे उससे, तेरा जो पेमेंट मैं करने वाला उससे मैं 2000 रुपए काट दूंगा एज अ कंपनसेशन। तो वही चीज यहां पर बोल रहा है, ठीक है, कि प्रोमिसी एक्सेप्ट परफॉर्मेंस ऑफ सच प्रॉमिस एट एनी टाइम अदर देन एग्रीड टाइम कब था? 2, पर मैं 5 तारीख को उसको एक्सेप्ट कर सकता हूं, ठीक है, मेरे ऊपर है, मैं 5 तारीख को इसको एक्सेप्ट कर सकता हूं, ठीक है। पर मैं कैनॉट क्लेम कर सकता हूं कंपनसेशन, मतलब मैं कंपनसेशन नहीं क्लेम कर सकता अनलेस देख लो, occasioned by the non promise of the performance at the time agreed unless at the time of such acceptance, मतलब जब मैं उसको बोल रहा था हाँ चल ठीक है 5 तारीख को दे देना पर मैं 2000 काटूंगा, अगर मैं उसको ऐसा बोल दिया तो मैं कंपनसेशन ले सकता हूं। पर अगर मैं बोला चल ठीक है 5 तारीख को दे देना कोई दिक्कत नहीं है, और जब वो 5 तारीख को डिलीवरी देने आया तो मैं उससे कोई कंपनसेशन रिकवर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब मैं उसको एग्रीमेंट दे रहा था कि हाँ चल 5 को दे देना, उसी समय मेरे को उसको बोल देना चाहिए था कि 2000 रुपए कंपनसेशन लगेगा, ठीक है। अगर मैं नहीं बोला तो मैं उससे कोई कंपनसेशन रिकवर नहीं कर सकता। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो देखो ही गेव नोटिस फॉर द प्रोमिसर फॉर हिज इंटेंशन टू डू सो, ठीक है। जब तक वो अपना इंटेंशन नहीं दिखाएगा कि मैं तेरे से कंपनसेशन लेने वाला हूं तब तक कंपनसेशन रिकवर नहीं कर सकता। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, तो एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट बहुत इजी सा टॉपिक है, सिंपल। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट मतलब जैसे मान लो एक डेटर से मेरे को पेमेंट मिली, ठीक है, और वो डेटर की ना 2-3 लायबिलिटी है। मान लो पहले की पुरानी कोई 3 महीने पुरानी 2000 की लायबिलिटी है, 2 महीने पुरानी 4000 की लायबिलिटी है, फिर अभी 1 महीने पुरानी 10,000 की लायबिलिटी है, ठीक है, और उसने मेरे को इन टोटल 10,000 रुपए दिया। एग्जाम्पल देखो, उसकी एक 3 महीने पुरानी लायबिलिटी है 2000 की, उसकी एक 2 महीने पुरानी लायबिलिटी है 5000 की, उसकी एक 1.5 महीने पुरानी लायबिलिटी है 10,000 की, ठीक है, और उसने मेरे को अभी टोटल में मेरे को 10,000 रुपए सेंड किया है, 10,000 रुपए सेंड किया है। तो अब द पॉइंट इज कि ये 10,000 रुपए को मैं कहां यूटिलाइज करूं? दिस इज द वेरी बिग पॉइंट, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन कि 10,000 रुपए को क्या मैं ये वाले में 1.5 महीने वाले में करूं, या मैं 2 महीने वाले में करूं, या 3 महीने वाले, किस में यूटिलाइज करूं? तो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर वो डेटा लिख के भेजा है कि सर ये 10,000 रुपए आप 3 महीने वाले में यूटिलाइज कर लेना, 2 महीने वाले में यूटिलाइज कर लेना, बचा कुचा वाला 1.5 महीने में यूटिलाइज कर लेना, तो मैं वैसे ही कर लूंगा। अगर वो बोला ये 10,000 रुपए आप 1.5 महीने वाले में पूरा यूटिलाइज कर लेना, 10,000 खत्म, तो मैं उसमें कर लूंगा। मतलब अगर वो लिख के भेजा है कि कैसे इसको अपोर्शन करना है, लायबिलिटी को कैसे अपोर्शन करना है, तो मैं वैसे ही कर दूंगा। बाई चांस वो लिख के नहीं भेजा है, बाई चांस वो लिख के नहीं भेजा है, तो मैं लगाऊंगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो पहले आई, जो लायबिलिटी पहले की थी वो पहले आउट होगी। तो पहले फर्स्ट इन कौन सी थी? 3 महीने वाली, तो ये पहले आउट होगी, फिर ये 2 महीने वाली आउट होगी, फिर बचा हुआ जो 3,000 रुपए रहेगा वो 1.5 महीने वाले में आउट होगा। तो मैं क्या लगा दूंगा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड लगा दूंगा। तो देखो यहां पर अब हम पढ़ते हैं, देखो एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड, ठीक है, तो डेट जो है वो इंडिकेटेड है। तो वेयर अ डेटर owing several distinct debt to one person, ठीक है, makes a payment to him either with the express intimation under circumstances implying that the payment is to be applied to discharge of such particular debt, the payment accepted must be applied accordingly। तो भाई जैसे जैसे वो बताया है वैसे वैसे तुमको उसको अप्लाई कर देना है। जैसे जैसे वो बोला है पहले ये वाला करना, फिर ये वाला करना, फिर ये वाला करना, तो तुमको उसको वैसे ही अप्लाई कर देना है, ठीक है। इलस्ट्रेशन में देख लो, A owes B among other debts 1,000 under promissory note which fall due on the 1st June. He owes B no other debt of debt amount on 1st June. A pays B 1,000 रुपए. The payment is applied to a discharge of the promissory note. ऑफ कोर्स ही बात है, ए जो है ओ करता था बी को 1,000 रुपए, बाद में उसने 1,000 की पेमेंट कर दी, तो ऑफ कोर्स ये 1,000 की डेट क्लियर हो गई, ठीक है।
A owes to B among other debt the sum of 567. B writes to A and demand payment of this sum. A sends 567. This payment is applied to the discharge of the debt of which B demanded. तो सिंपल सी बात है, बहुत सारे डेट्स के साथ ए बी को ओ करता था एक 567 का डेट, बहुत सारे डेट और थे पर एक 567 का भी एक डेट था। तो ए ने बी ने राइट किया ए को और डिमांड किया पेमेंट ऑफ 567, मतलब बी ने स्पेसिफिकली ए से डिमांड की 567 वाले डेट की, ठीक है, जो 567 वाला डेट था ना उसकी डिमांड की। तो जब है बी को भेजेगा 567 रुपीज, तो ये 567 रुपीज इसी डेट को कवर करने के लिए यूज होगा, जो अदर डेट है उसको नहीं, ठीक है, जो अदर डेट्स हैं अदर डेट्स उसके लिए नहीं यूज होगा। स्पेसिफिकली जब बी ने ए से 567 वाले डेट की डिमांड की थी, तो अब जब ए पेमेंट किया बी को 567, तो इसी डेट को कवर करेगा वो, ठीक है, तो जब स्पेसिफिकली डिमांड होगी, ठीक है, ठीक है। और वैसे ये वाला केस भी वही बोल रहा था कि अमंग अदर डेट्स 1000 अपॉन अ प्रॉमिसरी नोट विच फॉर ड्यू ऑन द 1st जून ही ओज बी नो अदर डेट ऑफ डेट अमाउंट ऑन द 1st जून ए पेज बी 1000 रुपए। तो 1 जून को ए ने बी को 1000 रुपए दे दिया, तो ऑफकोर्स ही बात है ये 1000 रुपए इसी प्रॉमिसरी नोट को कवर करने के लिए यूज होगा, ठीक है, इसी प्रॉमिसरी नोट को कवर करने के लिए यूज होगा। तो सिंपल शब्दों में बोलो भैया, तो जैसा वो कॉन्ट्रैक्ट में जैसा लिखा होगा अपोर्शनमेंट का तरीका, वैसा ही जो है वो अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड, तो वेयर द डेट हैज omitted to intimate and there is no other circumstance indicating to which the debt is payment to applied, the creditor may apply it at the discretion at any lot debt actually due and payable to him from the debtor, whereas it recover is or is not barred by the law in force for the time being in the limitation of the suit। तो सिंपल सी बात है, वो बोल रहा है लॉ के अकॉर्डिंग बाय एनी लॉफुल डेट एक्चुअली ड्यू, ठीक है, और लॉफुल क्या मतलब, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सिंपल सी बात है भैया, तुमको पैसा मिला है तो तुम पहले पुराना उधार चुकाओगे ना। एक बात बताओ, लॉ भी क्या सोचता होगा, लॉ क्या सोचता होगा, लॉ कौन बनाया, लॉ हम लोग बनाए हैं, लॉ क्या सोचता होगा भाई, जो पुराना डेट है पहले उसको कवर करूं, जो पुराना उधार है पहले उसको कवर करूं। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बात है, ठीक है, बाकी सारी चीजों पे तुम ध्यान मत दो। और नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नाइदर पार्टी इज appropriate, where neither party makes any apportionment, the payment shall be applied in the discharge of the debt in order of time, whereas they are or are not barred by the law in the force for the time being at the limitation of suit. If the debt are of equal standing, the payment shall be applied in the discharge of each proportionately। तो सिंपल सी बात है, in order of the time, in order of the time होगा डिस्चार्ज, मतलब जो पहले आया था वो पहले क्लियर होगा। और अगर if the debts are of equal standing, the payment shall be applied in discharge of proportionately। और मान लो सारे डेट 3 महीने वाले ही है, सारे डेट, एक 1000 का है, एक 5000 का है, एक 8000 का है, और सारे डेट का टाइमिंग सेम है, सारे डेट 3 महीने वाले ही हैं। तो भाई प्रपोर्शनेटली इन द प्रपोर्शन, मतलब रेशियो में वो जो पेमेंट तुमको मिली है उसको तुम बांट देना। जैसे मान लो तुमको 5000 की पेमेंट मिली, तो 5000 को इनके रेशियो में प्रपोर्शनेटली बांट देना। क्यों? क्योंकि टाइमिंग सेम है, इक्वल स्टैंडिंग मतलब टाइम इज सेम, तो इस सिचुएशन में इनको क्या कर देना, प्रपोर्शनेटली बांट देना, प्रपोर्शनेटली। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो अल्टीमेटली तुम्हारा यही है, ठीक है, तो ये चीज तुम समझ लो इतना। नेक्स्ट हम लोग डिस्चार्ज और ब्रीच करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कवर करेंगे और फिर हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समाप्त हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो, डाउट वगैरह भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं तुम लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।